बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम होता कि उनकी स्किन ऑयली है या ड्राई है। जनरली लोगों को अगर ये समझना है कि मेरी स्किन कैसी है तो उन्हें इतनी सी चीज करनी है कि आज का जो यूथ है दे आर मोर टुवर्ड्स पिज्जा, बर्गर, चिप्स, क्विक फूड्स, 2 मिनट मैगी नूडल्स। क्या इस तरह की डाइट बालों को इफेक्ट करती है? बाल तो झड़ने के लिए ही बैठे हैं कि हम क्या खाना खा रहे हैं। बिकॉज हाँ, जब हम पिज्जा की बात करते हैं, बर्गर की बात करते हैं, ये सारी चीजें ही आपके शरीर को जहर है, एक्चुअली जहर है। What is the connection between your gut and your skin? पहले आपका पेट साफ होना जरूरी है। इट्स लाइक वात पित्त। तो आपका अगर स्टमक इज नॉट क्लीन, आपकी स्किन खूबसूरत नहीं लग सकती। क्योंकि कई सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम मेरे बालों की ग्रोथ बहुत कम है। अरे तो खाना खाना बहन। अगर गलती से मेकअप लगा रह जाए तो स्किन के लिए हार्मफुल है। बहुत। आजकल YouTube पे बहुत सारी चीजें हैं कि आपको अपनी स्किन की केयर ऐसे करना चाहिए, सोने से पहले ये सारी चीजें लगानी चाहिए। पहले मैं आपके व्यूअर्स को एक चीज बताना चाहती हूँ कि प्लीज, अगर घर पे कोई स्किन केयर करना चाहता है तो क्या कर सकता है? साफ सुथरा रह सकता। सबसे पहले नहाए, प्लीज नहाए। मेरे पास लड़के आते हैं जो कहते हैं सैलून में आपके ब्लैक हेड्स निकालने से पहले आपको स्टीम देते हैं। क्या वो सेफ है चेहरे के लिए? बिल्कुल भी सेफ नहीं है। स्किन वाइटनिंग एग्जैक्टली होता क्या है? स्किन वाइटनिंग से डीपिगमेंटिंग करना है, स्किन को गोरा बनाना है। बट जिस रीजन से लोग डीपिगमेंटिंग कराते हैं वो बहुत पेनफुल है। बूढ़ा फादर बेचारा हाथ जोड़ के मुझे बोल रहा है कि दीदी इसको गोरा कर दो, मैं इसकी शादी नहीं कर पा। एंड वो सुन के ऐसा लगता है कि क्या बोल दिया है। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज का एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ हैं साहिबा बावा, जो कि एक एस्थेटिक फिजिशियन है और उनके साथ बहुत सारी अच्छी बातें हुई हैं स्किन को लेके। कैसे आप अपनी स्किन केयर कर सकते हैं घर पे, कैसे आप डार्क सर्कल्स हटा सकते हैं, कैसे आप स्किन वाइटनिंग कर सकते हैं, क्या डाइट लेनी चाहिए आपको, ये सारी बातें आज आपको इस एपिसोड में मिलने वाली है। सो आई वेलकम यू मैम ऑन दिस एपिसोड। सो आज का पॉडकास्ट हमने मेजरली जेंजीज को लेके कर रहे हैं, मिडिल एज पीपल हैं उनको लेके हमारा टारगेट है आज का। तो जितना मैं आपके बारे में जानता हूँ, यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट। यस। तो कॉमर्स स्टूडेंट्स यहाँ स्किन केयर में ये जर्नी कैसी रही आपकी? बहुत लंबी। सो एक्चुअली कभी कभी ऐसा होता है कि लाइफ में डिस्ट्रेस होता है और वो आपको किसी अच्छी जगह ले जाता है। सो सर्टेन बैड थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड यू वो आपको बहुत आगे पुश कर देते हैं। वही रफ सीज मेक गुड सेलर्स। सो आई वाज अ कॉमर्स स्टूडेंट। मुझे कॉमर्स में मजा नहीं आ रहा था एंड मेरी प्रिंसिपल ने तब कहा था कि तुम गलती कर रही हो बिकॉज तुम्हें बायो, व्हेन आई वाज इन स्कूल शी सेड कि तुम्हें बायो ही पसंद है, तुम गलत कर रही हो। एंड आई वाज लाइक छोड़ दो। देन उसके बाद मैम लाइक आई डिड माय कॉमर्स, देन आई वांटेड टू डू इंग्लिश लिटरेचर, आई वांटेड टू रीड मोर, देन आई डिड एन एमबीए एंड I also did some literature का internship and all that in Cambridge University. Then I did an MBA. MBA के बाद I got married. Okay. So I was supposed to do a job, but 2-3 months, 1 month maybe down the line, I just got married and everything. The marriage wasn't going that well. So अब अपन बोर होते थे और किट कौन करेगा बैठ के. So I thought पढ़ाई कर लेते हैं because usually मेरा coping up mechanism पढ़ना रहा है. So I started studying again. तो मैंने 12th open school से फिर से लिखी. And I took up medicine. Then in 2016, Privet और NCERT का, basically I'm a published novelist, तो Privet और NCERT ने मुझे बुलाया कि आप NCERT जो बुक्स जो बच्चों के करिकुलम डिजाइन करता है, नेशनल कोर्स सेंटर। सो इन्होंने मुझे बुलाया कि 6वीं से लेके 12वीं तक के बच्चों के लिए वोकेशनल एजुकेशन का पूरा आप करिकुलम डिजाइन करिए। हमारे पास ऑलरेडी क्रिवेट है जो गाइड कर रहा है। क्रिवेट इज द काउंटर पार्ट ऑफ NCERT इन साउथ कोरिया। ओके। तो मैंने कहा क्रिवेट गाइड कर रहा है, आप इनकी पूरे वर्क को अडेप्ट करिए इंडियन कंटेक्स्ट में। सो आई वाज वर्किंग विद देम। क्रिवेट वाले साउथ कोरियन पीपल आर सुपर पीपल, अमेजिंग पीपल, तो बहुत एथिकल रहते हैं। सो वी ऑल बिकेम ग्रेट फ्रेंड्स। तो जब जाते थे वापस आते थे बड़े अच्छे गिफ्ट्स लेके आते थे मेरे लिए। देन दे फाइनली सेड दैट वी रियली मिसिंग यू देयर, तुम आ जाओ और हमारे साथ कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप पे कोर्स कर लो। ओके। एंड since I was with my mother, I started working at 15. तो मुझे ब्यूटी इंडस्ट्री से काफी
क्लोज रही हूँ मैं, कनेक्शन रहा है, बचपन से कनेक्शन रहा रहा है। है। आई हैड ऑलरेडी डन माई मेडिसिन पीछे, एंड देन आई वेंट टू साउथ कोरिया, वहाँ पे कॉस्मेस्यूटिकल्स की कुछ ट्रेनिंग वगैरह ली, वहाँ पे बीएससी किया। देन आई लैंडेड अप विद अ डॉक्टर नेम डॉक्टर क्वान, Okay. जो जिनका वर्ल्ड वाइड पेटेंट्स हैं सारे नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स के। सो ही इज लाइक एन एंटी एजिंग स्पेशलिस्ट एंड बॉडी कंटूरिंग स्पेशलिस्ट, और मोर और लेस मैक्सिमम नॉन सर्जिकल मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट के सारे पेटेंट्स उनके पास है। Okay. So I was assisting him and that became a very very huge thing. So but then ये सब हुआ probably इसलिए because at the first place मुझसे घर पे लड़ाई नहीं हो रही थी, so I thought कि पढ़ लेते हैं। तो आप कोरिया कितने साल रहे? Almost 4 years, Okay. but बहुत off and on था। एक तो because in a way scholarship थी, I was getting that leverage कि छुट्टी ले लो and all that stuff, plus बहुत अच्छे terms थे सबके साथ, teachers के साथ, colleagues के साथ, and plus my daughter, she was very young, like almost 2 years, 1.5 2 years की थी जब मैंने जाना चालू किया था वहाँ पे। So until she was 6 मुझे बहुत बार off and on आते जाते रहना पड़ा था। So yes, 4 years, something like that. So कोरिया से फिर भोपाल की जर्नी आपकी कैसे रही कि आप भोपाल में फिर इतने बड़ा बिजनेस, स्किन? देखिए बिजनेस मेरा नहीं है, Okay. बिजनेस मम्मी का है, हम Okay. उनके एम्प्लॉय हैं, वो कभी भी निकाल सकती है हमको इन केस वी डू अ बैड जॉब। सो एक्चुअली व्हाट हैड हैपेंड वाज 2020, अगेन जैसे भगवान जी होते हैं, वो आपके लिए जो भी करते हैं वो ठीक करते हैं। सो बहुत अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर का एक न्यूरल फ्रीजिंग एपिसोड हुआ। आई गॉट हिज फोटोग्राफ एंड मैंने अपना सामान उसी दिन पैक करके मैं इंडिया तुरंत निकल गई। 14th Feb आई लैंडेड हियर, 12th Feb को मेरे को फोटो आई थी। 31 आवर, वैसे अगर आप महंगी फ्लाइट ले तो 6 घंटे में आप आ सकते हैं, 8 घंटे में भोपाल पहुंच सकते हैं, बट स्टूडेंट तो हम 31 घंटे की फ्लाइट लेके पहुंचे इंडिया। 14th Feb आई वॉज हियर, 21st Feb यहाँ पे लॉकडाउन लग गया। सो और वहां पे भी साउथ कोरिया में बहुत बुरी हालत थी। सो वो लोग बीइंग वेरी एथिकल, वो लोग बहुत गिल्टी थे कि अरे हमारे कारण तुम्हारे, मतलब हम नहीं बुला पा रहे हैं तुमको। सो दे एक्चुअली अरेंज मोस्ट ऑफ माई एजुकेशन हियर आफ्टर 2020 एंड दे डिड इट। बहुत सारे उन्होंने मतलब यहाँ पे इंटर्नशिप कराई वगैरह वगैरह। तो मैं सिर्फ फॉर्चुनेट थी कि इन अ वे जो बहुत एक्सपेंसिव एजुकेशन थी वो मुझे काफी हद तक बहुत रीजनेबली मैनेज हो गई। मोस्टली मुझे ट्रैवलिंग की ही कॉस्ट बेयर करनी पड़ती थी। पापा के साथ आई केम बैक टू भोपाल एंड आई थॉट कि चलो अब यहीं पे ही कुछ प्रैक्टिस करते हैं। सो ही हैड अ सैलून, उसकी सैलून प्रॉपर्टी में ही मैंने साइड में छोटा सा अपना क्लिनिक डाल लिया था। एंड फिर ही वॉज एजिंग, वी लॉस्ट हिम टू कोविड। तो करते कराते मम्मा के साथ रहने के लिए, एंड नहीं छोड़ सकते आप अपने माँ बाप को। सो देन आई सेटल्ड बैक हियर एंड आई वाज वेरी हैप्पी। बट हाँ, यहाँ पे एक चीज है दैट देखिए, भारत में रोटी कपड़ा मकान के आगे अब बढ़ रही है दुनिया। इससे पहले हम सब अपनी इकोनॉमी में रोटी और घर का ही इंतजाम कर लेते तो वो बहुत था। सो अब लोगों ने सोचना चालू किया कि मैं दिखता कैसा हूँ, मेरी स्किन कैसी है। सो नाउ यस, अब ऐसा लगता है कि हाँ, इनको थोड़ा सा एजुकेट करें, थोड़ा सा बताएं, तो कई लोगों को बहुत चीजें क्लियर हो जाती हैं। फिर वो समझ सकते हैं कि आगे से क्या सर्विस लेनी है। दिल्ली बॉम्बे में लोगों को फिर भी आइडिया है, भोपाल मध्य प्रदेश में जनरली काफी मेहनत लगी टू गेट द पीपल रोपिंग इन, टू रोप द पीपल इन कि नहीं जी आओ, एंड आपको जरूरत है कुछ कुछ ट्रीटमेंट है जिसमें मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। फीमेल्स को तो बहुत ज्यादा शौक रहता है स्किन का, बट क्या मेल्स का भी परसेंटेज बढ़ रहा है? बहुत शॉकिंगली बढ़ रहा है। आप मतलब आप अमेज हो जाएंगे टू हियर व्हाट काइंड ऑफ पेशेंट्स आई हैव। Okay. So I have a patient who is an underwear model, okay, and he comes over for a butt lift. Oh, okay. Okay. Then I have a patient, unfortunately उसको मतलब he was a part, मतलब किसी फायर इंसिडेंट्स में वो फंस गया था, तो उसका फेस बर्न ऑफ कर गया था, डार्कन अप हो गया था पूरी स्किन। So he is getting his skin fixed. इस तरह से मेल जो स्लाइटली प्लस 40s में है, आई हैव पेशेंट्स हु वांट टू गेट एंटी एजिंग, लाइक दे आर गेटिंग नॉन सर्जिकल फेस लिफ्ट डन। तो मेन भी बहुत शौकीन है। इनफैक्ट परसों की बात है, एक 70 साल के अंकल और 63 ईयर ओल्ड आंटी, एंड दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग दैट आई सॉ, ये दोनों शादी.com पे मिले। Okay. और ये इस दोनों एज में? इस एज में, अरे वाह, और ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, दे लिविंग इन टुगेदर राइट नाउ। अरे वाह। एंड अंकल जी केम फॉर एन एंटी एजिंग ट्रीटमेंट कि मेरे Okay. लिप्स बहुत रिसीड कर रहे हैं, मुझे थोड़ा यंग दिखना है। सो अंकल के हमने लिप्स अवॉइड किए, सामने निकाले, आंटी ने अपना फेस एंटी एज करवाया एंड दे वेरी हैप्पी। तो 70 की उम्र में भी जज्बा है। अगर हम स्किन की बात करें तो सबसे बेसिक एक क्वेश्चन आता है कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम होता कि उनकी स्किन ऑयली है
या ड्राई ओके या दोनों का हाँ कॉम्बिनेशन? हाँ बिल्कुल। देखिए ज्यादातर इन जनरल आपकी स्किन का कॉम्पोजिशन कैसा होता है वो सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कि आप कैसा खाना खाते हैं, आप किस एनवायरनमेंट में रहते हैं, आप जिस शहर में हैं वहाँ पे गर्मी या ह्यूमिडिटी कैसी है, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स आप क्या स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। जनरली लोगों को अगर ये समझना है कि मेरी स्किन कैसी है तो उन्हें इतनी सी चीज करनी है कि जब वो सुबह मुंह धोते हैं अपना, नहाते वक्त में साबुन लगाते हैं, जो भी इस्तेमाल करते हैं, मुंह धोने के बाद अगले 3-4 मिनट फेस को, एक और चीज प्लीज रगड़िएगा नहीं, टैप ड्राई करें। जब फेस को आप ड्राई करते हैं उसके बाद आपको क्या स्किन अपनी खिंची खिंची लगती है, अगर आपको लगता है कि स्किन खिंच रही है बहुत ज्यादा तो आपकी स्किन जनरली ड्राई है। अगर आपको थ्रू आउट द डे पूरे फेस पे पसीना सा फील हो रहा है या ऑयल सा फील हो रहा है तो ऑब्वियस है ऑयली है। कई सारे लोग होते हैं जिनका टी जोन, दिस पार्ट, ये ऑयल सीबा ज्यादा सिक्रीट करता है, ये हिस्सा जो है ये ड्राई रहता है। अब इन लोगों के साथ अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, क्योंकि ये सीबा ज्यादा सिक्रीट कर रहा है और जब इनके बाल बार बार टच करते हैं फेस को तो इन्हें इस हिस्से में एक्ने भी होने लग जाता है। Okay, so they're not able to maintain the hygiene, they're not able to maintain the cleanliness। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि ये तो ऑयली है, ये ड्राई, अब कैसे मैनेज करें, है ना, बिग चैलेंज कि भैया यहाँ पे सूखा करना है कि यहाँ गीला करना है, राइट। सो यस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सबसे पहली चीज नोटिस करनी है कि आपको फेस धोते खिंचा खिंचा लगता है। दूसरा, थ्रू द डे आपको कहीं पे ऑयल स्कार्स या ऑयल सिक्रीशन ज्यादा समझ में आ रहा हो तो इसकी कोई टिप है जहां हम इसको इजीली कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, खासकर इस वाले बैलेंस को जहां पे टी शेप में हमको बहुत ज्यादा ऑयल है और यहाँ हमारा पूरा ड्राई है? दो वेरी क्विक टिप्स फॉर दिस इज कि आप जेल बेस्ड फेस वॉश यहाँ बहुत ही माइल्ड क्लिनजिंग फोम यूज करिए फॉर क्लीनिंग योर स्किन, सो दैट दोनों बैलेंस में जाए, ना ये बहुत सूखे ना ये बहुत बहुत ऑयली रहे। एंड नियासिनामाइड इज अ सीरम जो काफी बैलेंसिंग नेचर का रहता है, उसका इस्तेमाल करिए इमीडिएटली आफ्टर योर फेस वॉश ऑन वेट स्किन। जब हम छोटे थे तो सीरम्स हमने कभी नहीं सुना था, राइट, बट आजकल भले वो हेयर हो भले स्किन हो, हम सीरम्स का नाम बहुत ज्यादा सुनते हैं। इज इट सेफ? इट्स सुपर्ब। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे हेयर के लिए आपने मेंशन किया तो ऑयल, लोग आज भी बाल झड़ते हैं तो लोग बोलते हैं कि नहीं तेल लगा लो तेल लगा लो। प्रॉब्लम क्या है, तेल लगाने पे जब हम तेल को धोते हैं तो हम बालों को बहुत रगड़ देते हैं एंड फिर खूब हेयर फॉल होता है, अगेन हेयर ब्रेकेज बहुत होता है या वो रूट वीक होती है। ऑयल का और क्रीम्स का बेसिक इशू ये है दैट हमारे स्किन के जो पोर्स हैं, अगर हमारी स्किन के पोर्स बड़े होते तो हम सब स्पंज बॉब की तरह घूमते, राइट, हम सब पानी अब्सॉर्ब कर चुके थे, बारिश में भीग गया तो हम भी फूले हुए हैं। हमारी स्किन में एक बैरियर है जो हमारी स्किन में पानी, बैक्टीरिया या किसी भी प्रकार के सिकनेस को अंदर नहीं जाने देता, इन्फेक्शंस को अंदर नहीं जाने देता। ये जो बैरियर है इसमें हमारे जो स्किन के पोर साइज है वो है 0.04 माइक्रोन। 0.04 माइक्रोन, सो वो इतना छोटा है कि उसमें अगर आप तेल लगाओ, क्रीम लगाओ, कुछ भी लगाओ, कुछ भी अब्सॉर्ब नहीं हो रहा है। ज्यादातर क्रीम्स जो होती हैं वो ह्यूमक्टेंट्स की तरह, ह्यूमक्टेंट का मतलब है ऊपर से एक बैरियर बनाती हैं जो स्किन में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मॉइस्चर को लूज नहीं करने देती, वो प्रोटेक्ट कर सकती है, ऊपर एक तरह का रेनकोट बन जाती है। ऑयल जो है वो ऊपर से सिर्फ लेयर की तरह रहता है, जब हम धोते हैं बालों को तो वो कंडीशनिंग जैसा काम करता है तो बाल सॉफ्ट लगते हैं लंबाई में। पर अगर हम ये कहें कि ऑयल हमारे स्कैल्प में अब्सॉर्ब हो रहा है, नहीं हो रहा, क्रीम हमारी स्किन में अब्सॉर्ब हो रही है, नहीं हो रही। अब्सॉर्ब क्या होता है, इन्हीं चीजों में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो नैनो पार्टिकल के फॉर्म में यूज होते हैं। तो अब इन्होंने टेक्नोलॉजी थोड़ी सी आगे बढ़ाई, इन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को आइदर अल्कोहल बेस्ड फॉर द हेयर एंड वाटर बेस्ड फॉर द स्किन, इन वेस में इन्होंने एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के नैनो पार्टिकल्स को प्रेजेंट किया एक स्टेबलाइज फॉर्मुलेशन में, जिसको अप्लाई जब हम करते हैं तो क्रीम तो खैर अब्सॉर्ब हो ही नहीं रही, बट क्योंकि वो नैनो पार्टिकल्स हैं और वो पानी के बेस में है तो वो 0.04 माइक्रोन से फिर भी अंदर पेनिट्रेट करके आपकी स्किन का जाके कुछ तो भला करते ही हैं, वर्सेस जो हम पहले क्रीम से एक्सपेक्ट कर रहे थे। केवल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ही स्किन में वर्क करते हैं। तो जो हेयर्स में सीरम में जो आप बोल रहे हैं अल्कोहल बेस होता है, इज अल्कोहल सेफ फॉर हेयर्स? ओके, आई विल एक्सप्लेन यू। ज्यादातर अल्कोहल बेस इसलिए इस्तेमाल किया जाता है हेयर के सीरम्स के लिए, जैसे मिनॉक्सिडिल हो गया, रिडेंसिल हो गया, इन सब में अल्कोहल बेस इसलिए लिया जाता है क्योंकि ज्यादातर क्लाइंट या पेशेंट जो है वो रोज रात को सीरम लगा के अगली सुबह एवरीडे, ज्यादातर स्पेशली लेडीज तो बाल नहीं धोती हैं, सो देयर इज ऑलवेज अ कंप्लेंट कि जी बाल स्टिकी लग रहा है। सो देयर केम अल्कोहल थिंग, तो इसमें अब अलग परसेंटेज होते हैं अल्कोहल के। अल्कोहल से बेसिकली वो इवेपोरेट कर जाता है, इंग्रेडिएंट अपना पेनिट्रेट होता है और वो फिर इवेपोरेट कर जाता है, तो स्टिकीनेस नहीं रहती। बट कई सारे लोगों को अवर्जन रहता है, अल्कोहल से सेंसिटिविटी रहती है,
सो उनके लिए फिर अलग फॉर्मुलेशंस होते हैं, जिसका प्राइमा फेसी, जिसका उन्हें, जैसे कई लोगों को अल्कोहल से इचिंग या फिर डैंड्रफ होने लगती है, तो देन कम्स इन रिडेंसिल एंड ईमू ऑयल, इस तरह के इंग्रेडिएंट्स जो विदाउट दैट काइंड ऑफ इफेक्ट उनके सर में पेनिट्रेट हो पाते हैं। आप एंटी एजिंग की बात करती हैं, हाँ। ऐसी क्या बालों को भी नेचुरली वापस काला किया जा सकता है? नहीं किया जा। ओके, सो आई टेल यू, आप आजकल कुछ स्टडीज आ रही हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में जो क्लेम कर रहे हैं, लाइक ग्रेवर्स एंड बायोकैपिटल, जो यू नो काइंड ऑफ क्लेम कर रहे हैं, सेल्फ प्रोक्लेम्ड, कि जी हाँ हम काले कर देते हैं बालों को। अभी तक एफडीए ने या आईसीएमआर ने किसी भी प्रकार का अप्रूवल नहीं दिया है इस बात पे, गो अहेड नहीं दिया कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा है का प्रमाण क्या रहता है? ज्यादातर एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल में, काफी सारे लोगों पे जब सेम एक्सपेरिमेंट करे जाते हैं, एग्जैक्टली जो ह्यूमन ट्रायल हुआ वो सेम रिजल्ट दे रहा हो, तो उसको एक प्रमाणित करते हैं कि हाँ जी कर रहा है ये काम। इस तरह का अभी तक अप्रूवल कहीं नहीं है। फिर भी जिन लोगों के ग्रे बाल हैं, दे कैन ट्राई कि ग्रेवर्स या ग्रेनल इस टाइप के कुछ इंग्रेडिएंट्स सर्च करके कोई प्रोडक्ट में मिल रहा है तो यूज करके देखिए। प्राइमा फेसी अगर आपकी प्रीमेच्योर ग्रेइंग है, जैसे आप 20-30 साल के हैं और आपको बहुत ग्रे चालू हो गए हैं, 40 के बाद फिर भी समझ में आता है, इस एज में बहुत चालू होगा, तो सबसे पहले आप अपने खाने को चेक करिए कि व्हाट इज योर डाइट लाइक। ओके, आपकी डाइट में कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, विटामिन B12, ये सारी चीजों के कंटेंट कैसे हैं, आप क्या खाना खा रहे हो, उस पे आपकी ग्रेइंग का बहुत बड़ा रिलेशन है। ओके, सो यस, सबसे पहले इफ यू फील दैट समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, गेट अ ब्लड वर्क डन। नहीं कराना ब्लड वर्क, अच्छा खाना खाओ, जो मम्मी दादी नानी कहती थी, तला हुआ छोड़ के बाकी सब खाओ, बिकॉज एक्चुअली दैट हेल्प्स। आज का जो यूथ है, दे आर मोर टुवर्ड्स पिज्जा, बर्गर, चिप्स, क्विक फूड्स, 2 मिनट मैगी नूडल्स। क्या इस तरह की डाइट बालों को इफेक्ट करती है? ये पूरे शरीर को इफेक्ट करती है। ऑफ कोर्स बालों को तो इफेक्ट करती ही है। हम लोग क्लिनिक में स्टूपिड सी बात बोलते हैं कि ना, बाल तो झड़ने के लिए ही बैठे हैं। ओके, आपके साथ आपको टेंशन हुई, बाल झड़ गए, आपको स्ट्रेस हुआ, आपके बाल झड़ गए, आपकी तबीयत खराब हुई, आपके बाल झड़ गए। सो बाल इज एन एंसिलरी यूनिट ऑफ द बॉडी। बॉडी केयर्स कि आप जीवित रहें और स्वस्थ रहें। शरीर को कोई मतलब नहीं है कि आप खूबसूरत दिख रहे हैं कि नहीं। ओके, सो अगर हम यूथफुल लोगों की बात करें, जैसे 20, 22, 25 साल तक की उम्र में, आपकी उम्र खूबसूरत है, आप खूबसूरत नहीं है, बिकॉज इट्स योर एज, योर मेटाबॉलिज्म, the mitochondria inside your body, the kind of energy it is releasing and the kind of nutrition it is absorbing, जो आप खाना खा रहे हैं उसका ब्रेकडाउन कैसे हो रहा है, वो आपको खूबसूरत रखता है। अब इसमें दूसरी चीज आ जाती है, सी आपको फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, एंड आई टेल माई डॉटर ऑल्सो, मैं अपनी बेटी को भी बोलती हूँ कि बेटा तुम मुंह में अगर कुछ भी रख रहे हो, सोच के रखना कि ये तुम्हारे शरीर पे क्या इफेक्ट करेगा। सो इसके कारण वो कोलाज उसने बंद कर दिए, मतलब छुए ही नहीं है आज तक। एंड इट्स प्राइमरीली दैट वी मेक अ बेटर चॉइस कि हम क्या खाना खा रहे हैं, बिकॉज हाँ, जब हम पिज्जा की बात करते हैं, बर्गर की बात करते हैं, ये सारी चीजें ही आपके शरीर को, देखिए एक वक्त पे आप एक अमाउंट का ही खाना खा सकते हो, है ना। अब उस अमाउंट से आपके शरीर जो है वो न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करता है, जिससे आपका हार्ट, आपके सारे वाइटल ऑर्गन्स जो है वो चलते हैं। उसके बाद कोई बचा कुछ न्यूट्रिशन होता है तो वह बालों को खूबसूरत और चेहरे को खूबसूरत बनाता है। 25 की उम्र के बाद आप एज इट इज कोलाजन, नैड, ये सारी चीजों को बहुत अच्छे से प्रोसेस कर ही नहीं पाते अपने शरीर में। सो जब आप वाहियात खाना खाते हैं जो आपकी गट हेल्थ के लिए खराब है, जो आपके पेट को खराब करेगा, जो एक्चुअली आपको कॉन्स्टिपेट करेगा, सो वो सारे खाने जो हैं वो आपके हेयर को, स्किन को एंड ओवरऑल इंटरनल बॉडी को बहुत ज्यादा डिटेरियोरेट करते हैं। सो जहर है, एक्चुअली जहर है। यू जस्ट सेड कि आपके गट को खराब करता है, तो व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन योर गट एंड योर स्किन? ओके, आपने लड़कियों से आप कभी पूछिएगा, ज्यादातर गर्ल्स को अराउंड देयर मंथली साइकिल्स दे गेट एक्ने। ओके, सो एक तो वो हार्मोनल रहता है, दूसरा ज्यादातर बच्चे या टीनेजर्स या जेनजी जिनको हम बोलते हैं, ये लोग जब कॉन्स्टिपेट होते हैं, जब इनका बाउल मूवमेंट अच्छा नहीं होता, या सिंपल केस में कहेंगे भाई पॉटी अच्छे से नहीं आती है, तब इन सब को एक्ने रहता है। So constipation is the reason? Yes. Okay. Exactly. So first of all, if we think कि जी एक्ने बिल्कुल हट जाएगा, नहीं जी, एक्ने जो है वो आपके हार्मोन और आपके पेट से रिलेटेड है। पहले आपका पेट साफ होना जरूरी है। इट्स लाइक वात पित्त। तो आपका अगर स्टमक इज नॉट क्लीन, आपकी स्किन खूबसूरत नहीं लग सकती, क्योंकि ढंग के न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब ही नहीं हो रहे।
आपके हेयर अच्छे नहीं लग सकते और हेयर ग्रो भी नहीं कर सकते। कई सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम मेरे बालों की ग्रोथ बहुत कम है। अरे तो खाना खाना बहन, खाना ही अगर क्वालिटी नहीं रहेगा खाने तो की क्वालिटी अच्छी बेकार नहीं है, रहेगी तो प्लस पेस्टिसाइड्स हैं, प्लस पाम ऑयल है एग्जैक्टली है ना। हम बाहर जितना हर भी खाते जगह हैं पाम ऑयल है आज हर की जगह तारीख पाम ऑयल है। इवन फॉर दैट मैटर बिकॉज प्राइस रेंज ऐसी है कि घर पे भी हम पाम ऑयल ही यूज कर रहे हैं, में। राइट, राइट। पर चलिए कम से कम घर नोइंगली में अननोइंगली हर चीज में पाम ऑयल यूज हो रहा है। एग्जैक्टली पर थैंकफुली घर में कुकिंग स्टाइल बेटर रहता है। राइट, वही खाना, वही पाव भाजी जो आप बाहर पूरी तल के एंड टू एंड बनती है, वो आप घर में कम से कम एक बार उबाल के तड़का लगाते हैं। एग्जैक्टली। So yes, there's a lot of difference in the kind of the way your body will process the food. And जैसे उसने प्रोसेस किया, जैसे उस फूड को अब्सॉर्ब किया और उसको बाहर थ्रो आउट किया, ये सारी चीजें इस मैथ्स है। वो सीधे आपके शरीर में किस तरह से लगेगा, वो तो खाना लगता है, वो किस तरह से लगेगा उसको डिटर्मिन करता है। एंड यस, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप ठीक से नहीं खा रहे हो, आपके शरीर सुंदर नहीं दिख सकता। कितना भी मेकअप कर लो। आई डोंट वेयर मेकअप, मैंने काजल लाइनर लगाती हूँ। आई एम वट एवर एज आई एम, बट आई हेट वेयरिंग मेकअप बिकॉज मुझे लगता है मेरी स्किन ब्रीथ नहीं करेगी। ओके, सो मेकअप के बाद हमको क्लेंजर यूज करना चाहिए या फेस वॉश यूज करना चाहिए? ओके, आजकल ना एक बड़ा प्रचलित ट्रेंड है जो मेकअप के लिए भी बिल्कुल वैलिड है, नॉर्मल डे टू डे रूटीन के लिए भी वैलिड है। इसको डबल क्लेंजिंग कहते हैं। एक्चुअली जब आपने मेकअप लगाया है तो सबसे पहले आपको एक ऑयल बेस्ड या क्लेंजर या फिर आजकल एक बहुत अच्छे बाम्स आते हैं, क्लेंजिंग बाम्स कहते हैं, उनको अप्लाई करके नाइसली मसाज इट थ्रू योर फेस एंड देन वाइप ड्राई इट। ओके, सो दैट आपके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो अपन पूरे तरह से निकाल सके और प्रॉपर क्लीनिंग हो जाए। इसके लिए सेकंड स्टेप पे आप फोम बेस्ड क्लींजर या जेल बेस्ड क्लींजर, जो भी आपकी स्किन टाइप है उस हिसाब से वो यूज करेंगे, तो जो नैनो पार्टिकल्स हैं जो स्किन के पोर्स में कहीं फंसे हुए हैं, क्लॉगिंग कर रहे हैं, वो भी धुल जाते हैं। तो हाँ, दोनों करने चाहिए। अगर गलती से मेकअप लगा रह जाए तो स्किन के लिए हार्मफुल है बहुत। मतलब कई लोग ऐसे होते हैं ना कि पार्टी से आए, थक गए, ऐसे सो गए बिना मेकअप उतारे। मुझे जिस रात को मैं काजल ही लगाती हूँ, जिस रात को मैं काजल नहीं हटाती, मुझे पूरी रात गिल्ट हो रहा होता है कि आंखें खराब होंगी। सी छोटे छोटे पिगमेंट्स होते हैं इनमें, है ना, कलर पिगमेंट्स होते हैं। अगेन आपकी स्किन में अब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी या छोटा है छिद्र, ये मैं समझती हूँ, पर आप उसे 24 घंटे लगा के रखेंगे, इट्स कार्बन, वो पिगमेंट्स अब्जॉर्ब होते हैं। तो लोगों के लिप्स बड़े डार्क हो जाते हैं कुछ समय बाद, आईज के आसपास डार्कनेस होती है। पहले काजल की क्वालिटी अच्छी लो, घर का बना काजल मत लगाओ, इट्स प्योर कार्बन। राइट, जो दिए को यूज करके फिर उसको इवेपोरेट करके कुछ कुछ लोग करते हैं। वो दिए में जो घी यूज किया था वो असली था कि नहीं था, देसी था कि डालडा था, राइट, है ना। देयर आर लॉट ऑफ वेरिएशंस कमिंग देयर। देयर आर कस्टमर्स होते हैं जो मैसेज करते हैं कि मैम आपका मैंने माइक्रो नीडलिंग कराया था, मुझे 1 महीना भी नहीं हुआ, मेरा इफेक्ट चला गया। पहली चीज, आप किस कंडीशंस में थे? आपकी तबीयत ठीक थी क्या? आप धूप में घूम रहे थे क्या? आप भोपाल के बाहर गए थे क्या? मौसम बदला था क्या? आपकी स्किन हर तरह से आपके एनवायरनमेंट से रिएक्ट करती है और उसके साथ अडेप्ट करती है। ओके, राइट। सो जो भी हम लगाते हैं, लेट्स से मेकअप भी लगा हुआ अगर छोड़ देते हैं तो वो भी हमारी स्किन में कहीं ना कहीं अब्सॉर्ब होता है, और जब तक स्किन के पोर्स ब्रीद नहीं करते तब तक आपकी स्किन अगेन खूबसूरत नहीं लग सकती। ओके, आजकल यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें हैं कि आपको अपनी स्किन की केयर ऐसे करना चाहिए, सोने से पहले ये सारी चीजें लगानी चाहिए, क्लिनजिंग मिल्क यूज करना चाहिए, बहुत सारी चीजें। तो ऐसी कोई 3 टिप्स यू वांट टू टेल कि ऐसी 3 चीजें जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी हैं? पहले मैं आपके व्यूअर्स को एक चीज बताना चाहती हूँ कि प्लीज यूट्यूब के DIY देखने बंद करो। ये ना यूट्यूब के DIY में पहले वो कुछ चावल का आटा डाल देंगे, फिर नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है, उसके बाद कॉफी डाल देंगे, फिर उसके बाद बेकिंग सोडा डाल देंगे, थोड़ी देर में गरम मसाला डाल देंगे। खाना पका रहे हैं क्या? ठीक है, नींबू बना रहे हैं, लाल मिर्च कुछ भी डाल रहे हो, तो किचन से कुछ भी उठा के डाल देंगे। नींबू उठा के नींबू फेस पे लगाना चाहिए तो आपकी स्किन वाइटनिंग होती है उससे। प्लीज यूट्यूब पे ये वाहियात चीजें देखना बंद करिए। हार्श प्रोडक्ट्स यूज करके अपने स्किन का बैरियर खराब करते हैं। सो मे बी उस समय आपको चमकता हुआ दिखाई देगा, उस वक्त आगे करीब 24 घंटे 30 घंटे के बाद आपको स्किन में अपने आप ही ड्राइनेस एंड बैरियर ब्रेकिंग फील होनी चालू हो जाएगी। आपको आपका सेंसेशन ही चेंज हो जाएगा, आपकी स्किन का फील बदल जाएगा। जब घर पे इस तरह के नुस्खे अपनाते हैं तो क्या आपकी बॉडी में, आपकी स्किन में झुर्रियां आती हैं? वो डिपेंड करता है क्या नुस्खा अपनाया। ओके, ठीक है, जैसे एक नुस्खा है कि जी छोटे बच्चों को, और ये बड़ों में भी है कि छोटे बच्चों की मालिश करो बढ़िया सरसों के तेल से,
बिकॉज आई हैव लिव्ड इन अ गाँव ऑल्सो, तो सरसों के तेल से बढ़िया मालिश करो, उसके बाद फिर धूप में लिटा दो, राइट, ठीक है, तो हड्डियां मजबूत होंगी। ओके, और जो एजिंग होगी, जो पिगमेंटेशन होगी, उसका क्या? वही चीज अब बच्चा कर रहा था न्यूली बॉर्न, तब तक समझ में आ रहा था, अब वही चीज अंकल लोग कर रहे हैं कि 50 साल के अंकल हैं, शरीर पे तेल मल के बैठ गए। सो तेल से एक्चुअली इट्स अ कैटलिस्ट, मेलेनिन और ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है जब धूप पड़ती है उस पर। तो फिर जैसे कि अरे हमने तो जीवन भर पार्लर नहीं गए, हमने कुछ नहीं किया, नहीं, अच्छा काम नहीं किया आपने नहीं जाके, आपने अपनी स्किन की एक केयर नहीं करी, अल्हड़ तरीके से केयर करने की कोशिश की, वो ठीक नहीं है, क्योंकि आपकी जो स्किन है वो आपके बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है, आपके शरीर को प्रोटेक्शन ये देता है, एक चादर है जो आपके शरीर को बचा के रखती है सारी दुनिया के इन्फेक्शन से। आप उसके लिए कुछ तो भी कर रहे हैं। तो एज अ स्किन स्पेशलिस्ट आपके हिसाब से धूप में नहीं जाना चाहिए, बट ये कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, क्योंकि फिर विटामिन डी कैसे मिलेगा बॉडी में? ओके, आई एम नॉट अ स्किन स्पेशलिस्ट, आई एम एन एस्थेटिक स्पेशलिस्ट। Okay. ओके, सो आई एम, यू कैन से मैं फीचर एनहांसमेंट करती हूँ, राइट, एंड बट हाँ, जब हम धूप में जरूरत से ज्यादा जाते हैं, हमारी स्किन एजिंग बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है, ओके, पिगमेंटेशन बहुत फास्ट हो जाती है। अगेन हैविंग एन एशियन स्किन, हमारी स्किन में मेलाज्मा या डार्क स्पॉट्स की जो प्रॉब्लम जनरली एशियन स्किन में बहुत रहती है, वो कैटलाइज होके स्पीड अप कर जाती है धूप में। लेकिन जाना जरूरी है, ठीक है। सो आप, बिकॉज ऑफ कोर्स वी नीड विटामिन D3, सो इसके लिए अभी होता है कि जी कुछ नुस्खा है कि आप सवेरे की धूप में जाइए, या फिर प्राइमा फेसी एटलीस्ट अपना फेस ना एक्सपोज करते हुए बैक, फीट, ओपन एरियाज भी अगर आप अब्सॉर्ब एक्सपोज करते हैं, सो दैट एक्चुअली वर्क्स। टू व्हीलर्स पे हम देखते हैं कि लड़कियां डाकू बन के घूमती हैं, डाकू बन के घूमती है, हेलमेट नहीं पहनना बट कवर पूरा करके हाँ, रखा है फेस को, बिल्कुल। वो फेस को सेव करता है। यस, यस, एब्सोल्युटली यस। ओके, सो आई एम अ ट्रैवलर, ओके, और जब हम लोग अभी स्पीति गए थे विंटर एक्सपीडिशन करने के लिए, या जनरली हम गोवा जाते हैं, तो हमको बोलते हैं कि हमको सनस्क्रीन रखनी चाहिए, क्या वो सच में बचाती है? सी, सनस्क्रीन जो है वो जो कंडीशन है उसको एटलीस्ट मेंटेन करती है, उससे बुरा नहीं होने देती। ओके, ओके, इन एनी केस जब हम बात करेंगे पर्टिकुलरली गोवा की, सो जितने भी स्किन वाइटनिंग के पेशेंट्स आते हैं, मैं उनको वो कहते हैं कब तक रहेगा रिजल्ट, ऐसे जब तक गोवा नहीं जा रहा। बिकॉज आप जब गोवा जाते हो तो आपका ह्यूमिडिटी बहुत डिफरेंट है, प्लस एयर में भी, एंड जो आप डिप ले रहे हो सी में, उसमें भी बहुत सॉल्ट है। सो वो सारे कंकॉक्शन बन के आपकी स्किन को डीपिगमेंट कर देते हैं, सॉरी पिगमेंट बढ़ा देते हैं। नाउ कमिंग टू दिस, कि सर्दियों के स्पीति में या गोवा में या भोपाल में क्या हमें सनस्क्रीन लगाना चाहिए? सर देखिए, सनस्क्रीन जैसे हम रोज सुबह भगवान जी को उठ के नमस्ते करते हैं, वैसे ही हमें सनस्क्रीन को मुंह धोने का नमस्ते करना है। इट्स दैट इम्पोर्टेंट। बट उसका कोई इफेक्ट नहीं है बॉडी पे, मतलब कुछ देयर आर सेफर सनस्क्रीन। पहले जो पुराने सनस्क्रीन आते थे उसमें बहुत सारी ये बातें थी कि यार स्किन कैंसर होगा, ये होगा, होगा। अभी साइंस हैज डेवलप्ड एंड मल्टीप्लाइड एंड इम्प्रूव्ड मेनी फोल्ड्स। अभी बहुत सेफ सनस्क्रीन्स हैं, एंड यस, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंट्रीज लाइक इंडिया, जहाँ पे दिन में गर्मी है, सुबह हल्की गर्मी है, दिन में तपती गर्मी है और रात को ठंड हो रही है, वहां पे अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे तो आपकी स्किन को एक्चुअली समझ ही नहीं आएगा कि मुझे बिहेव क्या करना है। टायरोसिनेज एक चीज होती है जो स्किन में बनती है, जो पिगमेंट्स को कंट्रोल करती है, मेलेनिन को कंट्रोल करती है। वो ही कंफ्यूज बैठा है बेचारा, राइट, कि मैं प्रोटेक्ट करूं तो कैसे करूं, ठंडे के हिसाब से करूं कि गर्म के हिसाब से करूं? बट एट द सेम टाइम हमको मॉइस्चराइजर्स भी यूज करने हैं, यस, और सनस्क्रीन, यस। तो दोनों कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं करती नहीं। एक दूसरे को? नहीं, सीरीज होती है कि कब क्या लगाना है। ओके, क्या लगाना चाहिए फिर? ओके, सबसे पहले आपने मुंह धोया, ठीक है, डैब ड्राई हो स्किन, और रगड़िए नहीं, डैब करिए उसको, जेंटल रहिए, आप पे ही त्वचा है, फिर से नहीं मिलेगी। दूसरा, उसके बाद उस पर टोनर लगाइए। अगर आप टोनर नहीं लगा पाते हैं, टोनर क्या करता है, पीएच बैलेंसिंग करता है, पर कई लोग हैं कि इंडिया में लोग बहुत आलस करते हैं, नहीं 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 नहीं, सो नहीं लगाना चाहते तो गीली स्किन पे मत पोछो मुंह, गीली स्किन पे ही सीधे अपना सिरम लगाया, जो भी आपको एक्टिव इंग्रेडिएंट की जरूरत है आपकी स्किन टाइप को बैलेंस करने के लिए या अच्छा करने के लिए, एनहांस करने के लिए। तो आपने वो अपना सिरम लगाया, सिरम लगा के तकरीबन 1 से 2 मिनट के गैप के बाद आपने मॉइस्चराइजर लगाया। अगेन मॉइस्चराइजर ह्यूमक्टन की तरह एक लेयर फॉर्म कर देता है जो आपके स्किन के ऑलरेडी अच्छी गुणों को लूज नहीं होने देगा, एक तरह से लेमैन लैंग्वेज में बोले तो। एंड उसके बाद फिर आप लगाइए, लाइक इसके ऊपर यू टॉप इट अप विद सनस्क्रीन। सो सनस्क्रीन इज बेसिकली लाइक अ छतरी, कि जी हमने बाहर निकलने से पहले छतरी पहन ली। अब अगर मैं बोलूँ कि घर में बैठे हो तो भी सनस्क्रीन लगाना है, हाँ लगाना है। क्यों लगाना है? बिकॉज जनरली हमारे घर में जितनी लाइट्स हैं वो भी UVA UVB रेडिएट करती हैं। ओके, ओके। इनफैक्ट अगर आपको पिगमेंटेशन मेलाज्मा का प्रॉब्लम है तो आई जनरली सजेस्ट कि आप जब खाना भी बनाते हैं, गैस के पास ज्यादा स्टीम तो लेना ही नहीं चाहिए, स्टीम इज वेरी बैड फॉर योर स्किन।
बट अगर आप गैस के पास भी जा रहे हैं तो थोड़ा सा फेस दूर रखिए। और हाँ, अगर आपकी हैवी कुकिंग का काम है तो आप शाम को भी चाहें तो सनस्क्रीन लगा सकते हैं। इट माइट जस्ट क्रिएट अ बैरियर एंड हेल्प यू। सैलून में जनरली वो आपके ब्लैक हेड्स निकालने से पहले आपको स्टीम देते हैं, क्या वो सेफ है डायरेक्टली? बिल्कुल भी सेफ नहीं है। सो देयर इज अ वे, एंड ज्यादातर ब्यूटिशियंस एक चीज को मिस कर देती हैं। जब आपको जिस पर्टिकुलर एरिया से ब्लैकहेड एक्सट्रैक्शन करना है, यस, ब्लैकहेड एक्सट्रैक्शन के लिए अगर आप स्टीम देते हैं, पोर्स डायलेट हो जाते हैं, आसानी से ब्लैकहेड निकल जाता है। बट बाकी के फेस में, लेट्स से किसी के नोज पे है तो बाकी के फेस में क्रीम की लेयर लगाइए, एक बैरियर क्रिएट कीजिए, और सिर्फ इस एरिया पे क्रीम ना लगाते हुए आप इसको स्टीम प्रोवाइड करिए। देन डू द एक्सट्रैक्शन, क्योंकि आपने पोर्स यहाँ अगर आप बिना क्रीम के कर रहे हो तो आपने सारे फेस के पोर्स डायलेट कर दिए, एजिंग बढ़ी। कितनी देर के लिए स्टीम देना चाहिए मैक्सिमम? हार्डली 2 मिनट्स, 1.5 2 मिनट्स, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। एंड दैट टू इट शुड नॉट बी डायरेक्ट स्टीम। मतलब जब स्टीम ही देते हैं तो उसको अपन बैरियर कट कर करके देते हैं, क्योंकि एक जगह पे सीधे स्टीम लगेगी तो स्किन के उस जगह पे जलने के चांस रहते हैं। सो यू हैव टू गिव इट अ ब्रेक। थर्मल ब्रेकेज चाहिए रहता है। दूसरा, जब हम लोग घर पे भी कई बार स्टीम लेते हैं, कफ कोड होके रखा हुआ है तब स्किन ले रहे हैं, तो वो पूरा विक्स डाल के और पता नहीं क्या क्या करके फिर लोग लेते हैं, तो इज इट सेफ? इट्स फाइन, बस चेहरे पे क्रीम लगा के लो। ओके, तो जब भी लेना चेहरे पे कोई क्रीम लगा लो, कोई भी पसंदीदा क्रीम लगा लीजिए, ठीक है? आपके चेस्ट के लिए बहुत अच्छा है, नो प्रॉब्लम, पर आपकी स्किन के लिए आप प्रोटेक्शन उसको दीजिए। ब्लैकहेड्स का कोई तरीका है जो हम अवॉइड कर सकते हैं? हाइजीन एंड नियासिनामाइड, यूजुअली नियासिनामाइड, सैलिसिलिक जो है, ये कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं जो ब्लैकहेड्स को बहुत कंट्रोल कर देते हैं। रीजन क्या होता है ब्लैकहेड्स का? सी क्या होता है, हमारे छोटे छोटे सारे फेस पे, सारी स्किन पे, हर जगह पोर्स होते हैं, ठीक है? जो नोज के ऊपर ब्लैकहेड्स होते हैं वो एक्चुअली मिक्स होते हैं, एक हेयर बंडल्स भी हैं उसमें और ब्लैकहेड भी है। हेयर बंडल्स हमारे नॉस्ट्रल्स के जो हेयर है उनके पीछे के पार्ट्स, फॉलिकल्स होते हैं कुछ कुछ, और बाकी जो ब्लैकहेड है वो ज्यादातर जब हम मुंह धोते हैं या क्रीम लगाते हैं, आपने यूं लिया, लोगों का एक्शन कैसा है, यूं लिया, एग्जैक्टली लिया, अब इसने क्या बुरा किया है ना? और सारे लोगों को ब्लैकहेड्स आपको यहाँ मिलेंगे। 99% जनता के ब्लैकहेड्स यही होते हैं और कहीं नहीं होते, यहाँ तो इधर होते हैं। अगेन जब हम ऐसे छूते तो कर्वेचर के हिसाब से हम इस एरिया को अटेंड ही नहीं करते, राइट? सो जहाँ पे प्रोडक्ट का एप्लीकेशन नहीं है वहां से पोर क्लेंजिंग हुई नहीं, छोटे छोटे छेद में जो गंदगी फंस रही है, लेड ऑक्साइड फंस रहा है पोल्यूशन से, आपकी स्किन का सीबा फंस रहा है, वो आप साफ ही नहीं कर पा रहे हो। सो हाइजीन यहाँ सही तरीके से प्रैक्टिस करना। देखिए, जब कोविड हुआ था तो लोगों ने हाथ धोने का मूवमेंट सिखाया था जनता को, राइट? इस तरीके से हाथ धोइए। एग्जैक्टली, मुंह धोने का भी एक तरीका होता है जो मेजरली लोगों को नहीं पता। अपन ने तो लिया क्रीम, दे चले ओके। आजकल फेशियल के अलावा क्लीन अप का बहुत ज्यादा ट्रेंड है कि हमको फेस क्लीन अप करा लेना चाहिए, उससे हो जाएगा, फेशियल नहीं कराना है। क्या फेशियल और क्लीन अप इज बेटर देन फेशियल, या दोनों अच्छे नहीं है? नहीं, फेशियल इज डैम गुड। फेशियल में देखिए, फेशियल्स आर वेरी गुड, मेडी फेशियल्स आर सुपर्ब। क्लीन अप एक अधूरा प्रोसेस है। बेसिकली इकोनॉमिकली उसे मोर वायबल बनाने के लिए, या स्टूडेंट्स के लिए खास करके बहुत क्लीन अप चलता है, उनके लिए बहुत अफोर्डेबल करने के लिए क्या करते हैं कि जी आपने ब्लैकहेड एक्सट्रैक्ट स्क्रब कर दिया, ठीक है, तो आपकी डेड स्किन हट गई, तो थोड़ी सी गोरी दिख गई लड़की। आपने ब्लैकहेड रिमूव कर दिया तो वो डार्कर स्पॉट्स हट गए, और फिर आपने मास्क लगा दिया, एक डी टैन भी बीच में ऐड कर देते हैं। हाँ, फिर उसके एक्स्ट्रा चार्ज होते हैं, राइट? ठीक है। सो वो अपन ने फिर उसके ऊपर केमिकल लगाया, फिर हमने मास्क लगा दिया। नाउ द पॉइंट बीइंग, फेशियल क्या करता है, वो इन्हीं के बीच में नरिशमेंट भी देता है स्किन को। देयर इज अ मसाज और इलेक्ट्रोपोरेशन के द्वारा आपकी स्किन में जो भी दवाई है या जो भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम है उसका पेनिट्रेशन कराया जाता है। सो हमने क्या किया, एक्सफोलिएट किया और मास्क लगा के स्किन को सील कर दिया। जो हमने एक्सफोलिएट करने के बाद स्किन को जो खाना खिलाना था वो पार्ट स्किप कर देते हैं क्लीनअप में। So your cleanup is an adhura process, and yes, it's not that great in terms of a long-term outcome. बहुत सारे तरह के फेशियल्स होते हैं, कोई स्पेसिफिक फेशियल आप रिकमेंड करना चाहते हैं कि यही फेशियल जनरली कराना चाहिए? नहीं, चॉकलेट फेशियल, तरह तरह के हैं। As a doctor, I would say कि मेडी फेशियल्स कराने चाहिए। Okay. और वो भी तब कराने चाहिए, वो भी खुद से उठ के नहीं। कस्टमर्स आते हैं कि जी हमने कार्बन फेशियल देखा था, वीडियो में अच्छा लग रहा था, तो आप तो हमें ये कर दो, प्लीज छोड़ दो, है ना? नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली। सो लेट अस एनालाइज योर स्किन। हर बार जब आपका फेशियल होता है, हर बार जब आपका ट्रीटमेंट होता है, एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट भी हो किसी चीज का, तो भी हर बार आपकी स्किन अलग तरीके से बिहेव कर रही होती है, क्योंकि मौसम अलग है। आपने पिछले महीने खाना कैसा खाया था,
Right. आपका मूड कैसा था, वगैरह वगैरह. सो योर स्किन बिहेवियर इज वेरी डिफरेंट एंड इट नीड्स टू बी एनालाइज्ड एंड देन जज्ड कि क्या आपको सूट करेगा उससे. सो योर इन्वॉल्वमेंट विद योर डॉक्टर और स्किन एक्सपर्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. और अगर आप ऐसे ही जा रहे हैं कि जी मुंह उठा के अपन ने कुछ भी फेशियल कर दो, तो फिर एक दो ब्रांड्स हैं जो आयुर्वेदिक ब्रांड्स हैं, वो रिलेटिवली बेटर है. सेफर है. ओके. रिलेटिवली सेफर हैं जो ठीक ठाक रिजल्ट दे देते हैं. बट आई विल नॉट वाउच फॉर देयर न्यूट्रिशन कंटेंट. कितना फ्रीक्वेंटली हम फेशियल करा सकते हैं? सर 28 डेज के बाद हम करा सकते हैं. एवरी 28 डेज वी कैन हैव अ फेशियल. Yes. कुछ लोग घर पे फ्रीक्वेंटली फेशियल करते रहते हैं, दैट इज बैड. नहीं, उससे क्या होता है, ओवर एक्सफोलिएशन हो जाता है स्किन का. आपकी स्किन का जो स्किन बैरियर है वो ब्रेक करने लगता है, तो स्किन में रफनेस आने लगती है, इजीली ब्रेकआउट्स होने लगते हैं, स्किन में ड्राइनेस आती है और रिंकल्स बढ़ते हैं, फाइन लाइंस बढ़ती हैं. क्या मलाई फेस पे लगाना इट्स गुड? बहुत लोग करते हैं, मलाई लगा के रखते हैं थोड़ी देर, फिर और कुछ करते हैं. मैंने कभी लगाई नहीं है और मैं कभी ऐसे चांसेस लूंगी नहीं. ओके. अकॉर्डिंग टू यू इट्स गुड और नॉट गुड? सर इट्स अनसाइंटिफिक. ओके. ठीक है, तो देयर इज बोला नो. तो जाता है कि हम मलाई लगाने से गोरे होते हैं. गोरे तो नहीं होते. Okay. क्योंकि मलाई में डीपिगमेंटिंग कुछ भी नहीं है. अगर हम इसकी साइंटिफिकली बात करें, गोरे होते हैं लैक्टिक पील से. फॉर एग्जांपल, जो गधी का दूध क्लियोपैट्रा लगाती थी, राइट? सो शी यूज्ड टू बेथ इन सावर मिल्क. So sour milk as a depigmenting serum or as a depigmenting chemical has been around for more than 3,000-4,000 years. What is sour milk? It's lactic acid. आपको अगर actually थोड़ा बहुत गोरापन चाहिए तो खट्टा दही लगाइए. That is sour milk. बेटर. बट That मलाई is नहीं better. लगाना चाहिए. पर मलाई is more for moisturizing. ठीक है, इसमें depigmenting कुछ भी नहीं है. Again, अगर आपका देखिए टमाटर, कई लोग टमाटर रब करते हैं वगैरह वगैरह. See, everything around us is a chemical. टमाटर इज लाइकोपीन. अब मैं उसको केमिकल फॉर्म में उसका नाम बोलूं या मैं उसे टमाटर बोलूं. सो हाँ, अगर लाइकोपीन आपकी स्किन के लिए हेल्दी है, अब लाइकोपीन का सेवन आपने ओरली करना है कि टॉपिकली करना है, वो डिपेंड करता है. एंड यस, थोड़ी सी साइंटिफिक बैकिंग अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप क्या शरीर पे मल रहे हो. अभी हम डिस्कस कर रहे थे इन सब चीजों पे, डार्क सर्कल्स के ऊपर भी हमारी बात हुई. तो डार्क सर्कल्स होते क्या हैं एग्जैक्टली? ओके सर, देखिए डार्क सर्कल के 4 फॉर्म होते हैं. ठीक है. एक होता है पिगमेंटेशन के कारण, यानी कि आपकी आंखों के अराउंड आपकी स्किन जो है वो ज्यादा पिगमेंट कर गई है. दूसरा होता है आपके डेप्थ या हॉलोनेस के कारण. ये हॉलोनेस एक तो नेचुरली होती है कि जी बर्थ से ही आपके जो आंखें हैं वो अंदर की तरफ धसी हुई हैं. या फिर तीसरा होता है फैट पैड लॉस के कारण. सो हम जैसे जैसे एज करते हैं हमारे शरीर में छोटे, इनफैक्ट फेस की बात करते हैं, चलिए फेस में हर जगह में छोटे छोटे फैट पैड्स होते हैं. ये फैट पैड आपके फेस को एक कॉन्टूर देते हैं, एक शेप देते हैं. जैसे जैसे हम एज करते हैं ये फैट पैड धीरे धीरे सरकने चालू होते हैं. तो अपन देखेंगे हमारे दादी जी की चेहरा जो है वो इस तरफ ज्यादा लटका हुआ है. राइट. स्किन लटकी हुई है. स्किन लटकी, वो एक्चुअली स्किन से ज्यादा उनका फैट पैड लटक गया है. Okay. तो जब हमारे फैट पैड शिफ्टिंग होती है, यहाँ पे एक फैट पैड होता है बहुत बारीक सा, वो जब नीचे खसकता है तो यहाँ एक गड्ढा क्रिएट होता है. और एक होता है मिक्स टाइप, जो इन तीनों के कॉम्बिनेशन के साथ है कि जी अंदर गड्ढा भी था पहले से ही, बचपन से गड्ढा नीचे भी खसका और साथ में वहां ओवर पिगमेंट हो गई स्किन. ओवर पिगमेंट होने के कारण हो सकते हैं कि जी या तो आप रात को काजल लगा के सोते थे, आप बहुत ज्यादा मोबाइल का, बहुत ज्यादा स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, आप बहुत रोते हैं, डिप्रेशन में हैं, या आप आपका डाइटरी पैटर्न बहुत बेकार है, आपका स्लीपिंग पैटर्न बहुत बेकार है. ऐसे बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं कि काला क्यों पड़ा. तो फिर बेस्ट सॉल्यूशंस क्या हैं इसके डार्क सर्कल्स हटाने के? जिस कारण से डार्क सर्कल, उस कारण को हटाना, आइडेंटिफाई करना सबसे पहले. एग्जैक्टली, उसको आइडेंटिफाई करना, देन उस कारण को हटाना, उसको ट्रीट करना इज द राइट वे फॉरवर्ड. तो कई बार हम डार्क सर्कल्स को हटाने के लिए अंडर आई फिलर्स का यूज करते हैं. इज इट सेफ? वेरी सेफ. बट वो बहुत रिकरिंग वे में यूज करना पड़ता है. हाँ देखिए, अंडर आई फिलर्स का क्या है, सेफ है प्रोवाइडेड जो इंजेक्टर उसे आता है कि कैसे फिल करना है. सबसे इम्पोर्टेंट गेम इज दैट योर इंजेक्टर नीड्स टू नो व्हाट ही इज डूइंग. ओके. सेकेंडली, वो आपके फैट पैड की, जैसे अंडर आई फिलर्स होते हैं जब आपके फैट पैड शिफ्ट होते हैं उस हॉलोनेस को कवर करने के लिए, तकरीबन 1 साल में, 9 महीने से 1 साल में उन्हें रिपीट करना पड़ता है. बिकॉज ये नेचुरली, मतलब बॉडी का नेचुरल सब्सटेंस नहीं है. बॉडी में ही HA हाइलुरोनिक एसिड जो है वो गल जाता है एंड आप उसको काइंड ऑफ थ्रो आउट कर देते हो, या बेसिकली अपनी जगह से माइग्रेट कर जाता है. सो यस, उस जगह पे वापस डालना पड़ता है. दूसरा तरीका है कि आप फैट ग्राफ्टिंग करें, बॉडी के किसी अंग से फैट एक्सट्रैक्ट करवाएं और वो फैट वहां पे फिल करें. अगेन वो 6 महीने में वहां से शिफ्ट हो जाता है क्योंकि वो नेचुरल नहीं है. राइट. हमने दूसरे पार्ट से लेके बनाया है, तो वो स्टेम सेल की तरह बन के. बट हाँ, वो PRP, PRF, इवन फैट पैड्स और स्टेम सेल्स जो है वो आपके उस एरिया को ओवरऑल इम्प्रूवमेंट देते हैं. ओके. हाइलुरोनिक एसिड केवल वहां जाके बैठ जाता है, आपको जो डिजाइन चाहिए वो डिजाइन दे देता है.
तीसरा आ जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स इस्तेमाल होते हैं, बट उनका इस्तेमाल वो भी इंजेक्ट किए जाते हैं अराउंड योर आईज। उनका इस्तेमाल दो चीजों के लिए होता है, एक तो एंटी एजिंग के लिए, छोटे छोटे रिंकल्स बन रहे हैं आईज के आसपास, उनको इम्प्रूव करने के लिए, और डार्कनेस को कंट्रोल करने के लिए। सो पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज मोर फॉर पिगमेंटेड एंड एज्ड सर्कल्स. अंडर आई फिलर इज फॉर फैट पैड मूवमेंट्स, एंड PRF इज रिजुविनेशन. तो हम ये इंजेक्ट करते हैं, इनके कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं? साइड इफेक्ट्स नहीं है सर, बट हाँ, आपके इंजेक्टर को इंजेक्ट करना आना चाहिए, वो एनाटॉमी समझना, ओके, किस तरह से डालना है वो समझना, एंड साथ में किस एज के पेशेंट पे डाल रहे हैं वो समझना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो हाँ, बट उसके लिए लोग सालों साल पढ़ाई करते हैं. आप अगर मैं आपसे बोलूं कि जी पड़ोसन ने खुद इंजेक्शन डाले, नहीं, दैट डजंट हैपन. लोग सालों साल पढ़ाई करते हैं, तभी देयर आर रिस्ट्रिक्शंस दैट द गवर्नमेंट हैज, व्हिच इज वेरी सेंसिबल. तो क्या आपने मेकअप कर रखा है आज? मैंने काजल लगाया है, लाइनर लगाया है, और लिप टिंट लगाया है, लाइक एक छोटा सा. स्किन पे मैं मेकअप नहीं करती हूँ, मुझे डर लगता है क्योंकि मेरी स्किन ब्रीथ नहीं कर पाएगी तो एक्ने होगा या पिगमेंटेशन होगी. सो मैं बिल्कुल भी मेकअप नहीं करती. बट हम सबको लग रहा था कि आपने मेकअप करा है, क्योंकि आपकी स्किन बहुत ज्यादा ग्लो कर रही है, एकदम लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही है यहाँ पे. ओह, थैंक यू. ओके, सी द थिंग इज, जो कोरियन ग्लास स्किन जो कहते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, पर हाँ, ग्लास स्किन इज पॉसिबल. ओके. इट्स बेसिकली अ स्टेट ऑफ योर स्किन. जब आपकी स्किन हेल्दी है, वो हेल्थ कैसे आती है? एक डिसिप्लिन से आती है कि जी आप स्किन केयर एटलीस्ट दिन में एक वक्त, नॉट 5 बार, पर कम से कम एक बार अच्छे से करें. हाइजीन प्रॉपर मेंटेन कर रहे हैं. खाना आप क्या खाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगेन, सन एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है. और आप पानी कितना पीते हैं, आपकी डाइट में हाइड्रेशन कैसा है, वो सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. सो यस, ऑल ऑफ द प्रोडक्ट की क्वालिटी आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो हाँ, ऑल ऑफ दीज थिंग्स कमिंग टुगेदर, दे फॉर्म हाउ योर स्किन वुड अपीयर. तो अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है, हाँ कोई जी. क्लाइंट आता है आपके पास, हाँ जी. तो आप पहले क्या उसका ब्लड टेस्ट कराते हैं? यस. ओके. डिपेंड्स वो किस चीज के लिए आ रहा है. जैसे हेयर फॉल के लिए आ रहा है तो ब्लड टेस्ट होगा, राइट. अगर स्किन एज बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, ओके, प्रीमेच्योर एजिंग है बॉडी की स्किन में या फेस की स्किन पे, तो ब्लड टेस्ट होगा. ओके. अगर कोई व्यक्ति आ रहा है, जैसे 25-26 साल की लड़की आ रही है, 40 साल की लेडी आ रही है कि जी मेरे को फेशियल करा दो, और उनके जनरल रेगुलर कंसर्न्स हैं, तो आई हैव एन AI मशीन दैट डज एन एनालिसिस ऑफ योर फेस, योर इंटरनल स्ट्रक्चर, एंड वो आपको मोटा मोटी बता देती है कि ये चल रहा है इनके शरीर में. सो हमें ब्लड टेस्ट की उस केस में जरूरत नहीं पड़ती. हम एक्चुअली उनको फेशियल्स या ट्रीटमेंट रेकमेंड कर सकते हैं. कभी भी जब हम स्किन वाइटनिंग की बात करते हैं, हाँ जी, राइट, या हम कोरियन प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करते हैं, तो ये मेल और फीमेल दोनों के लिए पॉसिबल है? हाँ सर, साफ सुथरे और अच्छे और हैंडसम दिखना या हेल्दी होना तो दोनों के लिए. तो आप इसके लिए कोई डाइट भी प्रिस्क्राइब करती हैं? यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप क्या ऐसी कुछ टिप्स देना चाहेंगे जो कि कोई बहुत सारे लोग होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, बिल्कुल, बट वो अपनी स्किन की केयर करना चाहते हैं, तो क्या आप कुछ टिप्स दे सकते हैं यहाँ पे? ओके. 2-3 चीजें जिनका, अगर प्रोडक्ट की बात करें, या मैं ये कहूँ कि प्रोडक्ट को कम्प्लीटली अपन हटा दें, डाइटरी पैटर्न्स की बात करें, घर पे केयर करने की बात करें, तो आपके जनरली आपके यहाँ मतलब पानी का या नारियल पानी का, एंजाइम्स का, कोएंजाइम्स का इनटेक होना चाहिए ऑन अ रेगुलर बेसिस. डेली 2.5 से 3 लीटर. अगर आप एक अडल्ट हैं तो एटलीस्ट 2.5 से 3 लीटर आप पानी पीजिए. इसका मतलब ये नहीं कि आप 8-8 लीटर पी रहे हैं, उससे आपकी किडनी डैमेज होती है, ओके, बट हाँ, 2.5 से 3 लीटर आप पानी पीजिए. इसके अलावा आपका विटामिन सी का सोर्स डेली होना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट्स एक्चुअली द विटामिन सी जो आपके ब्लड में या आपकी बॉडी में घूम के फाइनली उसको वो शाइन देता है. सो द इल्यूमिनेशन इफेक्ट, द इल्यूमिनेटिंग इफेक्ट इज फ्रॉम द विटामिन सी. तो उसका आपका इंटेक अच्छा होना चाहिए. अच्छी बात यह कि वो आपकी इम्यूनिटी को भी इंक्रीज करता है. ठीक है, तो अब विटामिन सी के लिए आप क्या करेंगे जी, आप डेली एक संतरा खा सकते हैं, आंवला ले सकते हैं, राइट, आंवला के साथ कच्ची हल्दी ले सकते हैं. ठीक है, ये सारी चीजें आपके किचन में आराम से मिल जाती हैं. दे फ्री, ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट. मेरे ख्याल से एक आंवला और एक कच्ची हल्दी जो है वो मुश्किल से 2 या 2.5 रुपए की होती है, राइट. इनको पीस लीजिए, पानी के साथ थोड़ा सा निकालिए उसका जूस और पी जाइए सुबह सुबह. तो शादी से पहले जो हल्दी की रस्म होती है वो भी इसीलिए होती है? यस सर. आप यू विल बी अमेज्ड, जैसे जो अंकल आंटी लोग या जो बहुत एल्डरली लोग अब आते हैं और कहते हैं कि जी हमने तो जीवन भर पार्लर नहीं गए. ठीक है, उन्होंने वो उस समय इसलिए बोला क्योंकि इकोनॉमी में रिस्ट्रिक्शंस थे, सोसाइटी में रिस्ट्रिक्शंस थे. विमेन वर नॉट अलाउड टू मे बी, और दे डिड नॉट वांट टू कम अक्रॉस एज एन एक्सट्रावेगेंट पर्सन कि नहीं जी मैं घर के बजट को देख के चलती हूँ. बट शादी के पहले जो इतने दिन हल्दी होती थी, उपटन होता था,
और जो स्किन केयर होती थी, बेटा घर से बाहर मत जाना, वो सारी चीजें बेसिकली ब्यूटी पॉइंट ऑफ व्यू से ही होती थी। बिकॉज उपटन कर रहे हैं, आपने एक्सट्रैक्शन किया, आपने एक्सफोलिएशन किया, ठीक है, उसके बाद लड़की को कभी दूध से नहला दिया, कभी आपने तेल लगा दी, बहुत सारी चीजें। सो बेसिकली आप नरिशमेंट दे रहे हो बॉडी को, उसका चंदन का लेप लगाया, आपने मास्क लगाया। सो दीज आर ऑल एक्चुअली वेरी सेंसिबल थिंग्स। इट्स दैट हाँ, दे आर डूइंग इट फ्रॉम द किचन, दैट्स ऑल, खर्चा नहीं कर रहे, व्हिच इज फाइन। उसको एक रस्म ही बना दी, रस्म ही बना दिया, एंड बेसिकली दैट्स ब्यूटिफिकेशन। सो एंड यस, ब्यूटी का हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत ज्यादा इफेक्ट रहता है। सो बी इट, एक माँ जो है वो बच्चे की तरफ देखे और बच्चा उसे ब्यूटीफुल, यू नो, इवन एन इन्फेंट, वो अपनी मदर को जो है वो उनकी ब्यूटी को यू नो कंसीव कर पाता है, वो समझ पाता है, वो अपनी रेस को समझ पाता है कि ये लोग मेरे घर के हैं। मतलब अगर उनको कोई और किसी और ब्लड लाइन का दिखता है तो वो काइंड ऑफ समझ जाता है कि ये व्यक्ति मेरी क्लैन का नहीं है। और ये बहुत सारी स्टडीज हैं जो प्रूव करती है। सो सबकॉन्शियस इफेक्ट तो एक इन्फेंट में भी होता है, तो शादी के बाद वही सास ससुर पति सबके ऊपर, यस इट मैटर्स। स्किन वाइटनिंग एग्जैक्टली होता क्या है? स्किन वाइटनिंग सर डीपिगमेंटिंग करना है, स्किन को गोरा बनाना है। ओके, है बहुत ही सैड चीज। मतलब मुझे इस पे पर्टिकुलरली इतने सालों की प्रैक्टिस में एक चीज समझ में आई कि 99% लोगों को मैं गोरा तो कर ही ले जाती हूँ, कुछ करूँ ना करूँ। गोरा करना बहुत आसान है। ऑफ कोर्स एक इंडियन को आप रशियन नहीं बना सकते, यू कैन नॉट चेंज द डीएनए, बट आप उसको इंडियन को प्रोबेबली एक सेंट्रल इंडियन पर्सन को आप कश्मीरी तक दिखा सकते हैं। उतना वेरिएशन कितना आ परसेंट? जाता है। कितना परसेंट? नहीं, सक्सेस रेट या चेंज? चेंज कितना परसेंट हम कर सकते 4 हैं? टोन तक आ जाता है बड़े आराम से। ओके, ठीक है, बट जिस रीजन से लोग डीपिगमेंटिंग कराते हैं वो बहुत पेनफुल है। मतलब ठीक है, अगर प्रोफेशनल रीजन से कोई व्यक्ति कोई मॉडल बनना चाहती है या मॉडल है, हीरोइन है, वो करा रही है, गुड, शी इज गेटिंग पेड फॉर इट। बट मेरे पास बच्चियां आती हैं, उनके फादर्स आते हैं साथ में, और बूढ़ा फादर बेचारा हाथ जोड़ के मुझे बोल रहा है कि दीदी इसको गोरा कर दो, मैं इसकी शादी नहीं कर पा रहा हूँ। क्या बात करें? एंड वो सुन के ऐसा लगता है कि क्या बोल दिया इन्होंने। इतनी तकलीफ होती है, ऐसा लगता है क्या है ये, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि अब तो गोरा करना पड़ेगा। लड़कियां आती हैं एंड आई गेट पेशेंट्स फ्रॉम शहडोल एंड कौन से वो बहुत दूर दूर से आते हैं। बहुत दूर दूर से, एमपी के कई गांव से आते हैं, जो सिर्फ इसी पर्पज से आ रहे हैं क्योंकि शादी हो ही नहीं रही है, क्योंकि वो थोड़े से डार्क है। एंड इट इज पेनफुल। गोरा तो करना बहुत आसान है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आपको लगता है आजकल अवेयरनेस ये गांव में ज्यादा जा रही है, बजाय यू नो शहर के लोग इतना ज्यादा नहीं होते, पर गांव के लोग तो बहुत ज्यादा आजकल इन सब चीजों के ऊपर देखते हैं? हाँ, जब भी किसी भी व्यक्ति का इंटरफेस सोशल मीडिया के इंटरफेस के कारण, इनफैक्ट जूम के यूजेज बढ़ने के बाद 2020 में इस सारी इंडस्ट्री में बहुत उछाल आया है। ओके, ओके, बिकॉज द मोर यू इंटरैक्ट विद सोशल मीडिया, द मोर यू सी के हाँ, ये व्यक्ति ऐसा नहीं है कि बहुत सर्जरी करा के बैठा हुआ है, पर तो भी बहुत बेटर दिख रहा है। सो लोग भी क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा इसने क्या किया जो मैंने नहीं किया। तो जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, लेट्स से काजोल हैं या और भी हैं, उन सब ने यही कराया हुआ है, इसलिए उनकी स्किन इतनी वाइट है। काजोल जी का तो मैं बोलूंगी कि यस, मोस्टली सेलिब्रिटीज ने सबने, शिल्पा शेट्टी, एवरीबडी। सो इट्स ऑल ग्लूटाथियोन प्राइमरीली, ठीक है, एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स लाइक प्लेसेंटा, देन इसके बाद यू नो टॉपिकल, यानी कि स्किन में ऊपर से जो डीपिगमेंटिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे हमने लैक्टिक एसिड पहले डिस्कस किया था, इस तरह के प्रोडक्ट्स रहते हैं। सो ये सारी चीजें, लाइकोपीन, खूब सारा टमाटर एंड क्रिस्टल टमेटो खाना। सो आपके नॉर्मल डाइटरी पैटर्न्स को चेंज करने से, मैं अपने पेशेंट्स की पूरी डाइट एक चार्ट देती हूँ जो एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट चार्ट रहता है। सो अगर हम जनरली भी खाने में ज्यादातर उस तरह का खाना खाने लग जाए तो हमारी स्किन वैसा बिहेव करती है। ओके, सो वो है। और अगर हम एक्टर्स एक्ट्रेसेस की बात करें तो एक मिथ रहता है सबका कि जी सबने सर्जरी करा रखी है। नहीं, नॉन सर्जिकली भी फीचर एनहांसमेंट पॉसिबल है, और नॉन सर्जिकली जो स्किन वाइटनिंग है ये नॉन सर्जिकली होती है। और पेशेंट्स पूछते हैं कि जी सर्जरी से स्किन चेंज की? नहीं की। ओके, इसकी जो कॉस्टिंग होती है क्या बहुत हाई एंड पे जाती है? स्किन वाइटनिंग हाँ, थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो है। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि जिस भी जो भी आपका डेमोग्राफिक्स है, जो भी आपका क्लाइंटेल है, उनकी पॉकेट पे, भले ही अब मैं भोपाल में बैठ के गांव वाले को केटर कर रही हूँ, तो हाँ गांव वाले को लगेगा कि यार महंगा ट्रीटमेंट, और वही मैं यही ट्रीटमेंट जो दिल्ली में होता है, जो मैं यहाँ पे 1/3 कॉस्ट में कर रही हूँ, वो दिल्ली वाले क्लाइंट को जैसे 3 times कॉस्ट में मिल रहा है, उनके लिए महंगा है।
Geographically वो कॉस्ट बढ़ती चली जाती है। Geographically, demographically, see, ultimately, it's a business, right? Right. And सबको bills भी पे करने हैं। तो स्किन वाइटनिंग कितने दिन तक रहती है? गोवा जाने तक। ओके। गोवा गए फिर सब खत्म है। फिर से आ जाओ। तो फिर अगर बाई चांस किसी को गोवा जाना ही पड़ा फैमिली के कारण, तो फिर वो अपनी स्किन को वहां पे कुछ किसी तरह से प्रोटेक्ट कर सकता है? खूब सारा सनस्क्रीन लगाए, कोशिश करके सी में जो डिप लेने लोग जाते हैं वो धूप रहते ना जाइए। लाइक मैं जब भी एग्जैक्टली मैं जब भी गोवा जाती हूँ मैं शाम को घूमने निकलती हूँ, क्योंकि ये स्किन खराब होती है। तो बट जोक्स असाइड, आपको सन प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी है। जब तक आप सन प्रोटेक्शन करते हैं तब तक आपकी स्किन की फेयरनेस एंड ओवरऑल ब्यूटीफुल कंडीशन बनी रहती है, एक तरह से कहेंगे। ओके। आजकल शादियों का सीजन चल रहा है, राइट? और लोगों का सबसे पेन एरिया है कि उनको बहुत ज्यादा एक्ने या स्कार्स रहते हैं। तो मेजर रीजंस क्या होते हैं एक्ने और स्कार्स के, इन अ लेमन बेसिस, और इसको सही कैसे किया जा सकता है? ओके सर, आपने बहुत वैलिड क्वेश्चन पूछा है, बिकॉज बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं या इनफैक्ट पेशेंट्स पहुंच भी नहीं पाते। ज्यादातर जनता को लगता है कि जो एक्ने स्कार हो गए हैं और बहुत अच्छी एजुकेटेड रिच फैमिलीज के लोग, उन्हें ये पता ही नहीं है कि जो खड्डे मुंह पे बन गए हैं बचपन के, इन्हें कहते हैं बचपन के पाप, कि हमने अपने पिंपल्स को नोचा बैठ के। ये परमानेंट रहते हैं, परमानेंटली गड्ढे आ जाते हैं। राइट। लोगों को लगता है कि ये जीवन में कभी ठीक नहीं हो सकता, इसका इलाज नहीं है। नहीं, एक्चुअली इलाज है। देयर आर अ लॉट ऑफ वेज टू करेक्ट इट। कुछ लेजर्स हैं, कुछ पर्टिकुलर नियोकोलाजिनेशन ट्रीटमेंट्स हैं, कुछ NCTFs हैं, मतलब कुछ दवाइयां हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं, एक्सोसोम्स हैं, जो इनको करेक्ट कर देते हैं। तकरीबन 3 से 4 महीने का ट्रीटमेंट चलता है। ऑटो मोड में जाके तकरीबन 80% तक साफ और स्मूथ हो जाती है स्किन। ओके। बहुत फर्क आ जाता है। सिर्फ बात यह है कि अगेन आपके प्रैक्टिशनर को ये पता है कि आपकी स्किन पे लेजर सूट करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि इस वाले पर्टिकुलर लेजर में जो रीसर्फेसिंग के लिए यूज होता है वो इंडियन स्किन टाइप के लिए बहुत हार्मफुल है। ओके, सो वो बहुत ज्यादा आपको सेकेंडरी पिगमेंटेशन दे जाता है। सो यस, योर प्रैक्टिशनर नीड्स टू रियली अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन्स, कि आप कहाँ से ट्रीटमेंट करा रहे हो और वो आपका अप्रोच क्या ले रहे हैं। नॉर्मली कोरियन अप्रोच फॉर करेक्टिंग एक्ने स्कार्स इज स्किन रिजुविनेशन, नियोकोलाजिनेशन। उनका कहना है कि जी गड्ढा हो गया है, नई स्किन बनाओ वहां पे। वो एब्लेशन नहीं करेंगे उसको, ऊपर से छील के पतला नहीं करेंगे स्किन को। वो लोग बोलेंगे स्किन मोटी करो और फिर नई स्किन बना के उसको दो। सो अप्रोच थोड़ी डिफरेंट है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने हाँ जी अपना फेस सिर्फ इसलिए खराब करके बैठे हुए क्योंकि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी कराई हुई है। तो प्लास्टिक सर्जरी और ये एकदम डिफरेंट मेथड्स होते हैं। बिल्कुल डिफरेंट मेथड। स्पेशली जो हम इंडिया में तो फिर भी बहुत सारे लोग कंजर्वेटिवली एज अ सोसाइटी हम इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा वेंचर आउट नहीं करते। अमेरिका, यूके, इन सारी कंट्रीज में बहुत सारे सेलिब्रिटीज की शक्ल बहुत खराब हो चुकी है। अब इसका चक्कर क्या होता है, प्लास्टिक सर्जरी इज नॉट रिवर्सिबल। ओके। प्लास्टिक सर्जरी होती है जनरल एनेस्थीसिया में, आपको पूरी तरह से बेहोश किया जाता है। जैसे फेस लिफ्ट है, एंटी एजिंग करना है, तो यहाँ से आपके फेस को कट करते हैं। अंदर स्मास लेयर होती है, फैट लेयर होती है, स्मास लेयर होती है, स्किन को पूरी तरह खींच के पीछे यहाँ स्टिच कर देते हैं। खूबसूरत दिखते हैं, बट साइड इफेक्ट्स क्या हैं? एक तो जनरल एनेस्थीसिया इन जनरल इज नॉट अ वेरी सेफ आइडिया। सेकेंडली, जब आप स्किन को यहाँ से कट करके कहीं और लगा रहे हैं तो आपकी सेंसिटिविटी, सेंसरी नर्व्स वापस से जुड़ ही नहीं पाती। सो आपकी सेंसेशन बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो अगर आपको खुजली हो रही है या आपके मुंह पे कुछ गिरा है, आपको पता ही नहीं चलता। अनदर थिंग इज दैट, मान लीजिए आपने ट्रीटमेंट कराया और आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो कुछ नहीं हो सकता। एटलीस्ट नॉन सर्जिकल चीजें जो हैं, जैसे फिलर करा लिया, बोटॉक्स करा लिया, थ्रेड्स करा ली, ये सारे रिवर्सिबल हैं। अगर आप उसको नहीं भी निकलवाएं शरीर से तो भी कुछ समय के बाद, 2-1 साल के बाद खत्म हो जाते हैं। ठीक है, और किसी भी तरह से आपके सेंसेशन को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। लोकल एनेस्थीसिया में होता है और बाकी सर्जिकल ट्रीटमेंट से बहुत सस्ते होते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स लिमिटेशंस हैं नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट की। जैसे किसी की एलर, जैसे नाक जो है बहुत चौड़ी है, तो उसको आप सिकोड़ नहीं सकते, इम्प्रूव कर सकते हैं। सो हाँ, नॉन सर्जिकल गिव्स यू एन इम्प्रूवमेंट, बट आज की डेट में इसीलिए ज्यादातर सेलिब्रिटीज जो है वो नॉन सर्जिकल ही ऑप्ट कर रहे हैं, बी इट इन इंडिया और बी इट अब्रॉड, बिकॉज एटलीस्ट इट्स सेफर फॉर द बॉडी। अभी आपने बोटॉक्स की बात करी, तो बोटॉक्स सेफ है? बिल्कुल सेफ है, क्योंकि आजकल बालों में भी बोटॉक्स होता है, स्किन में भी बोटॉक्स होता है। देखिए, बालों में ना 2 तरह का बोटॉक्स होता है। एक होता है स्कैल्प के लिए, जो रीग्रोथ के लिए होता है। आई टेल यू कि वो क्यों लगाया जाता है। एक होता है लेंथ के लिए।
वो बोटॉक्स जो है वो एक मार्केटिंग नेम है, इट्स नॉट अ बोटॉक्स, मतलब इट्स नॉट टेक्निकली व्हाट बोटॉक्स इज। बोटॉक्स एक पर्टिकुलर स्पाइडर वेनम से एक्सट्रैक्ट किया हुआ एक टॉक्सिन है जो एलर्गन कंपनी ने किया था, उन्होंने अपना नाम रखा बोटॉक्स, वो नाम फेमस हो गया, उनका ब्रांड नेम है बोटॉक्स। बेसिकली ये टाइप ए टॉक्सिन है और ये क्या करता है, ये फ्लैसिड पैरालिसिस करता है। व्हाट इज फ्लैसिड पैरालिसिस? जहां पे भी आपने इसको एक कंट्रोल्ड मात्रा में डाला है, उस जगह की मसल को या जिस भी जगह पे डाला है उसको वो फ्रीज कर देता है एक टेम्पररी समय के लिए। तो अगर आप एक दो बूंद, जैसे लोग हंसते हैं, यहाँ पे लाइन आई है, यहाँ कुछ ने यूं किया और उसको यहाँ पे लाइंस आ रही हैं, लिप्स पे स्मोकर लाइंस आ रही हैं, तो ये सारे जो मस्कुलर मूवमेंट के साथ आपके लाइंस और अलग अलग एजिंग के साइंस दिखते हैं, उनको 3 से 4 महीने के लिए कंट्रोल करने के लिए उस जगह पे बिल्कुल नाम मात्र बोटॉक्स इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब बोटॉक्स शुरू में या इंडिया में लोग बहुत डरते क्यों हैं इससे? क्योंकि एक तो वैसे ही लोगों को पता नहीं, दूसरा जब शुरू में इंजेक्टर्स आए थे तो उन्होंने ओवरडोज देने के कारण चेहरा एकदम फ्रीज कर दिया था। तो बोटॉक्स हैज अ साइड इफेक्ट, वो कुछ महीनों के लिए एकदम स्टंड कर देता है फेस को, एक्सप्रेशनलेस बना देगा आपको, यू लाइक दिस। Okay. सो इट लुक्स वेरी फनी, लाइक देयर आर मूवीज जिसमें आप एक्ट्रेसेस को नोटिस करेंगे कि बोटॉक्स लेके रखा हुआ है उन्होंने। हाँ, चेहरे एक्सप्रेशन ही नहीं बदल रहे, ऐसे ही है, गुस्सा है तो ऐसे हैं, खुश हैं तो भी ऐसे ही है। सो यस, बोटॉक्स हैज दैट लिमिटेशन, प्रोवाइडेड अगेन आपके इंजेक्टर को पता है कितनी क्वांटिटी में लगाना है। और बाकी आ गया स्कैल्प में बोटॉक्स क्यों लगाया जाता है? हाइपर हाइड्रोसिस होता है, यानी कि आपके सर से बहुत ज्यादा पसीना निकलता है, हाथों से कई लोगों को बहुत पसीना आता है, अंडर आर्म से सर से बहुत ज्यादा पसीना आने के कारण प्रॉब्लम ये होती है कि जब आपको रीग्रोथ चाहिए बालों की, तो बाल जो है वो हर वक्त आपके पोर्स जो हैं, फॉलिकल के जो पोर्स हैं, वो क्लॉग्ड रहते हैं पसीने से। तो अगर वहां पे आप बोटॉक्स इंजेक्ट कर देते हैं तो आपका पसीने के आने की क्वांटिटी बहुत कंट्रोल हो जाती है, बालों को 3 महीने विंडो मिल जाती है उगने के लिए कि हाँ, हवा का आदान प्रदान बेहतरीन है, तो वो बोटॉक्स यूज होता है। अब आ जाता है लेंथ का बोटॉक्स, इट्स जस्ट अनदर टाइप ऑफ केराटिन जिसका नाम बोटॉक्स रखा गया है, दैट्स ऑल, बट इट्स नॉट रियल टाइम बोटॉक्स और इट डज नथिंग टू योर लेंथ ऑफ द हेयर, नॉर्मली कॉस्मेटिकली खूबसूरत दिखा। कितने पीरियड में हमको बोटॉक्स का यूज करना चाहिए? सर बोटॉक्स का, अगर जैसे हम एलर्गन कंपनी का पर्टिकुलर बोटॉक्स लेते हैं, विच इज द बेस्ट बोटॉक्स इन द मार्केट, बट इट इज वेरी एक्सपेंसिव। नॉर्मली अगेन मध्य प्रदेश की जनता नहीं अफोर्ड करती, जनरली मैंने देखा नहीं अफोर्ड करती। आप उनको कितना भी कन्विंस करिए, सो दे वांट कि नहीं जी कोई कोरियन प्रोडक्ट लगा दो, उसी का अलाइक टाइप्स, ठीक है। बट फर्स्ट टाइम जब आप बोटॉक्स इंजेक्ट करते हैं तो 3 महीने चलता है, सेकेंड टाइम में 5 महीने चलता है, फिर 7 महीने, फिर तकरीबन कहते हैं 9 महीने, पर मैंने 9 महीने चलते हुए पर्सनली भी नहीं देखा। एंड उसके बाद आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी और बेसिकली जो दवाई है वो चेंज करनी पड़ती है। तो अगर आप एलर्गन यूज कर रहे हैं, उसके बाद आप डायस्पोर्ट करके जो नेक्स्ट बेस्ट प्रोडक्ट है उस पर शिफ्ट कर जाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो उसके लिए रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेता है। तो आप बोटॉक्स लगाएंगे भी तो भी वो फ्रीजिंग नहीं होगी एक पॉइंट के बाद। तो मेजॉरिटी 7 से 8 महीना इज द मैक्स लाइफ। सर 3 मंथ्स मान के चलिए आप, तो 3 या 5 महीने आप मान के चले, वो ज्यादा प्रैक्टिकल बात है। प्लस अगेन एलर्गन की पूरी स्टडी जो है वो यूएस की है, ओके। तो अब वहां का मौसम, अब उन्होंने यूएस में, मुझे ध्यान नहीं उन्होंने मिशिगन में स्टडी किया है या टेक्सास में स्टडी किया है। टेक्सास में स्टडी किया तो उनकी स्टडी जो है वो इंडियन कंडीशन से फिर भी मिलती है, अलाइन करेगी, राइट। पर अगर कैलिफोर्निया में किया है, एकदम ही सैक्रामेंटो में किया है तो अलग हो गई, राइट। सो यस, तो हम इंडियन सिनेरियो में इसको 4-5 महीने मान के चले मैक्स। आपने कोरिया में रही हैं इतने दिन, कोरियन इतने ज्यादा स्किन को लेके कॉन्शियस क्यों होते हैं? इनफैक्ट पार्डन मी इफ आई एम रॉन्ग, वहां पे बोला जाता है कि एज अ गिफ्ट आपको सर्जरीज और ये सब चीजें दी जाती हैं, तो ये सही है? बिल्कुल सही है। तो क्यों होते हैं वो लोग इतने ज्यादा स्किन कॉन्शियस? क्या वहाँ पे कोई एक स्टैंडर्ड है कि हाँ सबको सुंदर ही दिखना है? सर मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करती हूँ। आपको अपने बारे में, खुद के बारे में व्यक्तिगत तौर पे अगर आपको पता है कि जी ये चीज मेरी अच्छी है, ठीक है, अगर मैं बोल अच्छा सकता हूँ या मेरे बाल अच्छे हैं, जो भी है, किसी को भी अगर आपके पास एक क्वालिटी है, सब लोग कोशिश करते हैं कि उस क्वालिटी को सेव करके रखें, खराब ना होने दें, राइट। अगर कोई सोचता है कि जी मैं बोलता अच्छा हूँ, तो वो कोशिश करेगा कि अपनी नॉलेज को बढ़ाएगा, या तो वो बोलने के तरीके को अच्छा रखेगा, राइट। यू प्रिजर्व समथिंग दैट इज गुड दैट यू हैव एंड दैट यू आर गिफ्टेड विद। व्हेन आई एम इन कोरिया, तब मेरी स्किन कांच जैसी दिखती है मुझे, ओके। सो वहां का -17 डिग्रीज का तो टेम्परेचर है। खाने में मोस्टली ओमेगा 3 एंड फैटी एसिड्स वाला खाना है, ओके, सो वो उबला खाना है। सो उन सब चीजों के कारण स्किन बिहेव्स वेरी डिफरेंटली, और इंडिया में आते ही अगले 2 दिन के अंदर शक्ल ही बदल जाती है।
सो यस, मौसम का बहुत बड़ा रोल है, बट इन जनरल एज अ मास पॉपुलेशन इन सबकी स्किन और खाने के जो कल्चरली इनका रहा है, इनकी स्किन ओवरऑल बहुत अच्छी रही है. एज अ रेस दे अंडरस्टैंड कि ये मेरी एक क्वालिटी है, मेरी में एक खूबी है, तो वो उसको सेफगार्ड करते हैं. एंड विच इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि उन स्किन केयर उनके कल्चर का पार्ट है. ओके. जैसे भारत में बड़ों की रिस्पेक्ट करना कल्चर का पार्ट है, उसी तरह से स्किन केयर उनके कल्चर का पार्ट है. कि जी तुम हमेशा से खूबसूरत दिखते थे, वहां पे आप मानेंगे होटल रिसेप्शन पे खड़ा हुआ जो लड़का होगा या लॉबी में जो बेल बॉय होगा, वो भी हल्का सा मेकअप करके बैठा होता है. लिपस्टिक्स यूज करते हैं वो लोग? नो, दे डू eyelash extension, they do eye extension for themselves because they know कि हाँ हमारी आंख उतनी खूबसूरत नहीं है. So वो उसकी पैटर्न लर्न करते हैं, which is like a contouring thing, but boys contour their faces. ओके. Okay, so it's primarily conserving what is good you have. Of course वो लोग उसी फील्ड में उन्होंने इतनी रिसर्च की. जैसे हम बहुत सारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट पे हम बहुत ज्यादा कहते हैं कि जी एक्सपोर्ट अच्छे हैं, ये वो है, पर हम उसको बहुत ज्यादा हार्नेस नहीं करते. राइट. उसको उतना प्रमोट नहीं करते, उसको उतना मैनेज नहीं कर पाते जिस लेवल पे कर सकते हैं. मे बी बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द कंट्री दे रियलाइज कि हाँ स्किन इज आवर फोर्टे. जापान से उन्होंने कैमोमाइल भी लिया हुआ है, मतलब एक पर्टिकुलर पदार्थ है जिससे स्किन बहुत अच्छी रहती है. सो वो सारी चीजें करके उन्होंने अपनी ही क्वालिटी को और इनहांस किया है. तो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस फॉर देम बिकॉज वो ऑलरेडी एक स्टेज पे थे, उसको ही वो आगे बढ़ा रहे हैं. हमने जितनी सारी बात करी स्किन को लेके, एक बेस्ट डाइट जो एक इंडिविजुअल फॉलो कर सकता है अपनी स्किन केयर के लिए. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि विटामिन सी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. सो आप आंवला या फिर ऑरेंज, इसके अलावा ये एक नेसेसरी पार्ट है. इसके अलावा आप ये सुबह सुबह खाली पेट लीजिए. ठीक है. ओके. इसके बाद आपकी डाइट में जनरली कैल्शियम, जो भी अपन एक तरह से कहेंगे जो अच्छी चीजें हमने सुनी थी बचपन में, हमने चार्ट पढ़ा था बैलेंस डाइट का, उसको हम इंडियन किचन में आराम से अचीव कर सकते हैं. दिन में आप 1 से 2 बार अच्छे से दाल खाइए, हरी सब्जियां खाइए भरपूर, दिन में कम से कम 2 बार दही खाइए. और जो दही नहीं खाता है, खाइए. नहीं खाते तो इसके लिए क्या? नारियल पानी पीजिए. बेसिकली कोएंजाइम्स और जो प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स होते हैं वो आपके पेट को बहुत साफ रखते हैं, तो अगेन आपकी स्किन पे बहुत अच्छा इफेक्ट रहता है. इसके अलावा सीजनल फूड्स बहुत इंपॉर्टेंट है. सीजनल वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपके लिए प्रतिरोधक शक्तियां बढ़ाता है कि भाई किसी भी तरह की प्रॉब्लम को वो बीट कर सके. अब इसके अलावा हाँ अगेन वाटर इनटेक इज इम्पोर्टेंट. और दिन भर में अगर हो सके तो 5 वॉलनट, 5 आलमंड, 2-3 अंजीर, थोड़ी बहुत पंपकिन सीड्स, जिनको अपन गूगल करेंगे तो उन्हें सुपर फूड्स में कहा जाता है. राइट. जिसमें अमीनो एसिड, सिस्टीन ज्यादा है. वो सारी चीजें लें. एम्प्टी कैलोरीज लेना बंद करें. जैसे एम्प्टी कैलोरीज होती है जैसे बहुत ज्यादा चावल खाना, बहुत ज्यादा रोटी खाना. अब इंडियन डाइट का एक स्टेपल पार्ट है कि जी हम तो रोटी खाते हैं, तो मल्टीग्रेन पे शिफ्ट करिए. मल्टीग्रेन प्रेफरेबली चक्की में पिसी हुई. राइट. फिर आ जाता है कि जी अपन तेल क्या इस्तेमाल करें, जी कच्ची घानी का तेल इस्तेमाल करिए. ओके. है ना. आप पाम ऑयल को हटा दीजिए, कच्ची घानी का तेल इस्तेमाल करिए. आपको ओवरऑल बहुत लाइट फील होने लगेगा बॉडी में. क्या कोकोनट ऑयल अच्छा है? बहुत अच्छा है. कोल्ड प्रेस ऑयल परफेक्ट है. ओके. बेहतरीन है. सो एनी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, कच्ची घानी का तेल इज बेसिकली कोल्ड प्रेस्ड ऑयल. तो एनी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल व्हिच इज इन इट्स प्योर फॉर्म, वो इस्तेमाल करें. स्लाइटली महंगा होता है, पर अगर हम ओवरऑल ये देखें कि हमने डॉक्टर के बिल्स पे कितने बचत किए, इट्स बेटर देन दैट. अपन ने वर्किंग डेज कितने खराब किए बीमार होने के बाद, इज बेटर देन दैट. तो आप वो लॉन्ग टर्म कैलकुलेशन करेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि कच्ची घानी का तेल तक ले ही सकते हैं. ऑयल्स पे हमको स्विच करते रहना चाहिए. यस. कितने पीरियड में? सर देखिए 2-3 महीने में मैक्सिमम आपको मूव करना चाहिए फ्रॉम वन टाइप ऑफ फैटी एसिड टू अनदर टाइप ऑफ फैटी एसिड, बिकॉज अगेन रेजिस्टेंस क्रिएट होने के चांसेस रहते हैं. कोई 2-3 ऑयल जो आप सजेस्ट करेंगे? मेरे घर में वी यूज मस्टर्ड ऑयल ऑफ कोर्स, फिर कोकोनट, ग्राउंडनट और कैनोला, मतलब जो आपका राइस का ब्रांड का रहता है वो, और कभी कभार अलसी का तेल भी इस्तेमाल करते हैं. सेसमे इस्तेमाल होता है विच इज वेरी नाइस, तिल का तेल. ओके. वन लास्ट क्वेश्चन, अगर घर पे कोई स्किन केयर करना चाहता है तो क्या कर सकता है? साफ सुथरा रह सकता है. सबसे पहले नहाए, प्लीज नहाए. मेरे पास लड़के आते हैं जो कहते हैं, जो कह रहे हैं कि 22 साल की उम्र में मैं गंजा हो रहा हूँ. उनसे पूछो कि सर आप धोते कब हो बाल? बोलते 15 दिन में एक बार पानी डालता हूँ. तो हर दिन नहाना जरूरी होता है? सर नहाना तो डेली जरूरी, दिन में 2 बार भी नहाए तो अच्छी बात है, पर कम से कम बाल फॉर फीमेल्स हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार धोने हैं. मेन को अगर आप डेली धो सकते हैं विद अ सॉफ्ट SLES फ्री शैम्पू, यानी कि बहुत ज्यादा
सर्फेक्टेंट ना हो आपके शैम्पू में, बहुत झाग करने वाला शैम्पू ना हो, तो वो आप डेली बिल्कुल सर्च होना चाहिए। बिकॉज मेन का नॉर्मल एक्सपोजर, आई एम नॉट बीइंग अ मिसोजिनिस्ट, बट मेन का जो नॉर्मल एक्सपोजर बाहर पोल्यूशन के साथ, ये सब चीजें, पसीना, ये ज्यादा रहता है, राइट? सो यस, फॉर देम सबसे पहले स्किन केयर हेयर केयर में ये आ जाता है कि प्लीज साफ रहो। उसके बाद स्किन केयर हेयर केयर, जी आप खाना अच्छा खाइए। हाँ, जैसे अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप एग्स ले लीजिए, एग वाइट ले लीजिए, ठीक है। और थर्डली फिर आ जाता है कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट लगाना है, जी आपको लगाना ही है, आप सनस्क्रीन मान लीजिए आप नहीं खरीद सकते, कपड़ा बांध के बाहर जाइए, वही डाकू बनिए, ठीक है। एंड इसके अलावा इफ यू अफोर्ड सम बेसिक थिंग्स, तो आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करके रखिए, बहुत ड्राई मत होने। मॉइस्चराइज करने के लिए अब आपकी मलाई आ जाती है बीच में कच्ची घानी का तेल आ जाता है। बट जब आपने मॉइस्चराइज किया और आपने तेल या कोई भी ऑयली सब्सटेंस लगाया है, सन प्रोटेक्शन बहुत जरूरी हो जाएगा, क्योंकि मेलेनिन मल्टीप्लाई होने लगते हैं धूप से। सो वो सारी छोटी छोटी चीजें ध्यान रखें। सनस्क्रीन में भी बहुत सारी ग्रेड्स होती हैं। हाँ जी। कौन सी सनस्क्रीन का ग्रेड यूज करना चाहिए? सर आइडियली सनस्क्रीन आपको वो यूज करना चाहिए जो आपको सूट कर रही है। ओके। अभी तक मार्केट में जो सबसे करंटली, मैं आज के सिनेरियो में बता रही हूँ, और मैं आज से आपको 2000 प्रोबेबली 2-3 की बात बताऊंगी। 2002-3 में 30 SPF 15 और 30 SPF बहुत आते थे और सूट करने लग गए थे लोगों को। तब 50 SPF पे इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था। अब आज की डेट में 50 SPF इज वेरी वेरी गुड, 60 SPF इज बीइंग डेवलप्ड। एक का तो 100 SPF भी कुछ कुछ क्लेम करते हैं, बट वो आप एक्चुअली 100 SPF ऐसा है जैसे आपने मड मास्क लगा लिया है। 50 सफिशिएंट, 50 गुड इनफ, राइट? सो प्राइमरीली हाँ, जो प्रोडक्ट आपको सूट कर रहा है, जो उस समय बेस्ट क्वालिटी में चल रहा है। सनस्क्रीन खरीदते टाइम इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि आपका स्किन टाइप क्या है, और आप अपनी स्किन टाइप से मैच करता हो सनस्क्रीन लें। तो मेजरली अगर किसी की एक्ने प्रोन स्किन है तो वो क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन या क्रीम बेस्ड मेकअप नहीं लगाए, वो आपका जेल पे यूज करे या सिलिकॉन बेस्ड यूज करे, बी इट मेकअप, बी इट क्रीम्स, बी इट सनस्क्रीन। इतना भी अगर उन्होंने ध्यान रख लिया तो काफी हद तक स्किन मैनेज रहती है। राइट। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग हियर एंड एजुकेटिंग पीपल कि हम कम से कम रिसोर्सेज के साथ स्किन केयर कैसे कर सकते हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच। Thank you for having me over. Thank you. Thank you.